अंत भला तो सब भला और आखिरी 1.5 घंटे में बाजार फिर से एक और बार नए रिकॉर्ड के साथ बंद होने के लिए हो रहे हैं तैयार। उतार चढ़ाव के बीच बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में इस रिकवरी को बरकरार रख पाएंगे और फिर से कुछ और ऊपरी स्तरों पर पहुंच पाएंगे। लेंगे इस सवाल का जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एक बार फिर निफ्टी और सेंसेक्स, और आज बैंक से आ रही है लीडरशिप। तो अनिल जी बताएं, आने वाले 1.5 घंटों के लिए सर बड़ी बातें क्या हैं? बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखी है दीप। निचले स्तरों से गैप से खुलने के बाद बाजार थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से पहले घंटे के बाद से रिकवरी करते नजर आए और अब रिकवरी के बाद बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई फिर से बनता हुआ दिख रहा है आपको इस वक्त, और 14,158 और 48,309 ये दो नए लेवल्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स से, जो अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों के तौर पर। लगातार 4 दिनों की सुस्ती और 3 दिनों की कमजोर क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी आज निचले स्तरों से स्मार्टली रिकवर होता हुआ दिखा है और निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन भी यहीं से आता हुआ दिखा है। 200 अंकों की बढ़िया मजबूती वहां पर आपको दिखेगी। आईटी शेयरों की लगातार मजबूती। कल भी टीसीएस ने संभाला बाजार को और आज भी 2 दिनों में टीसीएस 7% से ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मेटल शेयरों में हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। मेटल इंडेक्स 1.5% नीचे। डाउ फ्यूचर्स बार बार हरे और लाल निशान के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में झूलते हुए आपको नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है। यह है दीप अब तक का पूरा एक्शन। बिल्कुल अनिल जी, और 31,500 के पार बैंक निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। पहले 1.5 दिन का करेक्शन होता था, फिर वो आधे दिन का करेक्शन हो गया। आज तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही करेक्शन मिला सर। बेयर्स को तो चांस ही नहीं मिला होगा और एक बार फिर से बाय ऑन डिप्स का मौका। बताएं सर, अब चाल कैसी दिख रही है बाजार की? जो 1-1.5 घंटे का करेक्शन मिला, वहां से जो स्मार्ट रिकवरी आई उसके बाद अब चाल का जवाब देना दीप बड़ा आसान काम है। सुबह थोड़ा सा मुश्किल था, सुबह भी वैसे इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि एक भी बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ नहीं। हमने ये कहा कि देखिए छोटे मोटे रनिंग करेक्शन, हेल्दी करेक्शन बाजार में आएंगे और जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना बेहतर। और आप देखिए शुरुआती 15 मिनटों में जो बॉटम बना वही बॉटम टूटा नहीं है और एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार ने रिकवरी दी है। निफ्टी पर 14,025, 14,050 जो मजबूत सपोर्ट जोन था, एग्जैक्टली वहीं से 14,048 का लो बनाकर घुमाया बाजार। निफ्टी बैंक पर 30,875, 30,925 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदना ही चाहिए। वहीं से 30,935 का लो बनाकर मार्केट घुमाए। तो मार्केट ने अपने पहले अहम सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया है और उसके बाद फिर से लगातार 6 दिनों तक लाइफ हाई बनाने के बाद आज 7वां दिन है जब बाजार लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो इससे बढ़िया कोई बाजार हो नहीं सकता जहां पर आपको मौका भी मिले खरीदारी करने का। और आज आप देखिए निचले स्तरों से जो बेहतरीन रिकवरी हुई है वो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है। इस रिकवरी की एक और बड़ी खासियत यह है दीप कि आमतौर पर जब बाजार बढ़ते हैं तो गैप से खुल जाते हैं, लेकिन जो रिकवरी आपसे गैप से नीचे खुलने के बाद स्क्रीन पर होती हुई दिखे वो रिकवरी आपके लिए सबसे काम की, और यही आज भी होता हुआ दिखा है। तो बेहतरीन रिकवरी, और ऐसे में हम लगातार यही कह रहे हैं कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और अपनी क्वांटिटी मैनेज करना आना चाहिए। बाकी ठीक है, मार्केट एक तरफा कभी नहीं चलेंगे, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी और उसी को आपको मैनेज करना आना चाहिए। चलिए आइए बढ़ते आगे और शो की शुरुआत में स्वागत करते हैं भसीन साहब का। लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। भसीन साहब स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बताएं अपडेट्स आपकी तरफ से और उसके बाद में लेता हूं आपसे फ्रेश कॉल। जी सर। तो अनिल जी, एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ आपको, अगर ध्यान है तो 7.5, 8, 8.5, 9, 10 रुपए मैंने बहुत कन्विक्शन कहा था 12.5 रुपए आइडिया जाएगा। तो आइडिया ने 12.5, 12.15 हो गया है। जिन्होंने कर रखा है वो बुक कीजिए। और दूसरा मेरा कन्विक्शन पिक आपके यहाँ 550, 570, 600 तक का बाय था HDFC लाइफ। आज उसने भी लाइफ टाइम हाई मारा है। तो बहुत दो स्टॉक जिन्होंने रखे हैं उनको मुबारक हो, एंड यू शुड बुक प्रॉफिट और कीप योर स्टॉप लॉसेस स्टॉप प्रॉफिट। सुबह का अपडेट ये है सर, आपको सन टीवी बाय कराया 490 का स्टॉप लॉस, बने रहिए। और दूसरा आपको वो 503 बिक गया वैसे, बाय द वे 515 का टारगेट है। और दूसरा आपको बाय था HPCL, उसमें बने रहिए। और शॉर्ट था हिंडाल्को जो आज डे लो पे है। मेटल्स आर वीक। अब आपके लिए एक बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? शुरुआत करें बाय कॉल के साथ। तो बाय होएगा सर। आज कंस्ट्रक्शन आप दिखा रहे हैं कि कितनी एस कंस्ट्रक्शन को काम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होएगा GMR इंफ्रा को। सबसे लार्ज स्टैक है उसके पास लैंड का, और डेवलपमेंट इज पिकिंग अप। 27 में लीजिए, 26.45 का स्टॉप लॉस, 29 का टारगेट।
और सेल में है सर महिंद्रा 740 में बेचिए, 755 का स्टॉप लॉस, 710 का टारगेट। ओके, तो एक खरीदना है, एक बेचना है, ये है राय वसीम साहब की तरफ से। जीएमआर इंफ्रा खरीदिए 27 रुपए 25 पैसे की रेंज में, ये एकदम परफेक्ट लेवल जहां एंट्री करें। 26 रुपए 45 पैसे 26.45 स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 29 यानी कि 29 रुपए का टारगेट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में करें बिकवाली 740 के आसपास, 755 का स्टॉप लॉस, 755 710 का टारगेट। ये है आपके लिए दोनों ही कॉल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2:50 पर ठीक 45 मिनट बाद आपसे फिर से मुलाकात करने का रहेगा वक्त, और तब आपसे लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। स्टॉक्स इन न्यूज और ट्रिगर्स तैयार है, उससे पहले सुमित जी तैयार है, तो सुमित जी को इंतजार नहीं करवा सकते क्योंकि सुमित जी का सैटेलाइट कभी भी निकल सकता है। तो पहले सुमित जी के लिए बिल्कुल सुपरहिट का बताइए सुमित जी। अनिल जी, एक तो याद दिलाना चाहूंगा सुबह हमने स्टॉक बाय में दिया था अनिल जी, आरवीएनएल 18% अनिल जी स्टॉक ऊपर है, 18%। 2 घंटे नहीं हुए, 2.5 घंटे और स्टॉक 18% ऊपर है। तो लोगों को क्लास और बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। तो या तो प्रॉफिट बुक कर ले या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, क्योंकि अभी और ऊपर का मूव आरवीएनएल में देखने को मिलेगा। तो ये तो था अपडेट। अब अनिल जी जो स्टॉक रडार पे आया है, कैश वाला स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 37 रुपए 80 पैसे, 37 रुपीज 80 पैसे। और ये स्टॉक भी अनिल जी ऐसे ही भागने वाला है। तो अभी का अभी इसको बाय करना है। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल के अंदर अनिल जी रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं। एमआरपीएल का स्ट्रक्चर बढ़िया है। एमआरपीएल हम वैसे भी पिछले कई हफ्तों से हम लोअर लेवल से बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हमने स्टॉक को नीचे में 29-30 रुपीज के आसपास से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था। अभी 38 रुपए के आसपास आ चुका है। स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें। 40 रुपए का पहला टारगेट, 42.5 रुपए का दूसरा टारगेट, नीचे में 36 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरह का आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक जल्दी यहां से 40 से 42.5 रुपए तक के टारगेट दिखाएगा। तो खरीदारी करें 36 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, 36 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी एमआरपीएल में। ये है राय सुमित जी की तरफ से। कुणाल जी राकेश जी के लिए भी बिगुल स्पेशल पिक वाला, तो उनकी तरफ से एक स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, आपको ध्यान होगा जब हमने फर्स्ट सोर्स दिया था तो बोला था कि सेंचुरी का टारगेट है। तो अनिल जी, हर स्टॉक सेंचुरी नहीं मारता, कुछ स्टॉक्स हाफ सेंचुरी भी मारते हैं। और हमारा भी स्टॉक अनिल जी सुमित वाला एमआरपीएल है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है अनिल जी, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि स्टॉक में 50 रुपए के नीचे के टारगेट देना, पैटर्न और स्टॉक दोनों के साथ बेइंसाफी होगी। तो एमआरपीएल एक स्पेशल पिक का स्टॉक है, इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने पहले भी एमआरपीएल पे खरीदारी की राय दी है, लेकिन अब जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक में आता दिख रहा है, जिस तरह का जबरदस्त वॉल्यूम अभी हुआ है, इस स्टॉक से उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इसमें 50 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टारगेट है अनिल जी, वो 44 और 46 दो टारगेट हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इवेंचुअल टारगेट 52 रुपए का है। 44-46 के टारगेट के लिए बाय करें एमआरपीएल। और ये टारगेट भी जो सबसे नीचे वाला टारगेट है, ये भी 10% दूर है मौजूदा भाव से। तो 44, 46 और 52 के टारगेट के लिए एमआरपीएल में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 37 रुपए 50 पैसे। ओके, तो बड़ी अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है एमआरपीएल। देखिए, बात करते करते ही 2 रुपए की तेजी स्टॉक पर आते हुए दिख रही है। 10% का उछाल एमआरपीएल पे आते हुए दिख रहा है और यहां से भी और तेजी आ सकती है। सुमित जी और राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से एमआरपीएल आपके लिए। पर आइए कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ग्लोबल ट्रिगर्स भी है आज फोकस में। सबसे पहले तो यूएस में जॉर्जिया की 2 सीनेट सीटों के लिए चुनाव पर फोकस रहेगा। कल के ट्रिगर्स में कल 10:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इस पर नजर रहेगी। एफओएमसी की बैठक के मिनट्स कल जारी होते हुए दिखेंगे और साथ ही यूएस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती होगी, इस पर भी फोकस रहेगा। गुरुवार के ट्रिगर्स, नए साल 2021 की पहली वीकली एक्सपायरी होने जा रही है गुरुवार के दिन। वहीं फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर भी ध्यान रखना होगा। पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कंपनी करेगी। ओके, तो कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए और ग्लोबल फैक्टर्स भी यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताएं खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं?
खबरों में सबसे पहले तो एल&टी का काउंटर है, क्योंकि खबर ये है कि इस कंपनी को आरवीएनएल से 3,338 करोड़ का ऑर्डर मिलना जो है वो पूरी तरह से तय माना जा रहा है। जो फाइनेंशियल बिड्स है इस कंपनी ने सबसे लोएस्ट बिड लगाई है, इसके लिए एल&टी रडार पे है, आरवीएनएल भी चल ही रहा है। आरती ड्रग्स, इस पे हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इस कंपनी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कंपनी को तगड़ा झटका दिया है। तारापुर बोईसर यूनिट जो है उसको 72 घंटे में बंद करने का आदेश दिया है। कुछ इस कंपनी ने जो प्रदूषण के नियम थे या फिर इस तरह के जो नियम थे उसका उल्लंघन किया है, इसके चलते इस कंपनी पे आरोप लगाया और इस तरह का ऑर्डर इस कंपनी को दिया गया है। टाटा पावर, यहाँ रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग के लिए इस कंपनी ने सिडबी के साथ एक करार कर लिया है। इंडसइंड बैंक, इन्होंने अपना जो अपडेट दिया है 31 दिसंबर तक डिपॉजिट में करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, तो ये एक अपडेट इस कंपनी ने अपना Q3 का दिया है। एमएसटीसी, इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। रेत खनन के लिए ये MOU साइन किया गया है। ग्रेफाइट इंडिया DVC यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से इस कंपनी को 81 करोड़ का रिफंड जो है वो मिलने की उम्मीद है। इस तरह का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। एस्ट्राजेनेका, इस कंपनी की वैक्सीन को मैक्सिको में भी अब अप्रूवल मिल गया है। HCL टेक, इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है DWS, उसका अधिग्रहण किया है। IEX, इस कंपनी के जो वॉल्यूम से अब सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, करीब 52% के आसपास का जंप जो है वो दिसंबर के महीने में देखने मिला है। टाटा कंज्यूमर्स, टाटा स्टारबक्स जो है वो बैंगलोर में 3 नए स्टोर्स खोलने वाला है, ऐसा अपडेट इन्होंने दिया है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, इस कंपनी को 700 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। 350 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। इसके अलावा कुछ लार्ज डील्स जिसमें PNB में 10 लाख शेयर्स का सौदा हुआ, DVS लैब में 14 लाख और ICICI बैंक में 10 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। ओके, तो ये हैं कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर और भरपूर एक्शन आ रहा है। आरवीएनएल में ऑफकोर्स हम देख ही रहे हैं जबरदस्त उछाल है। एल&टी भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल गुड स्पेस में बढ़िया इंटरेस्ट है, पर बढ़िया इंटरेस्ट है आज बैंक्स में। चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मैंने लास्ट शो जो किया था, लास्ट सीरीज का, वो शो में मैंने क्लियरली इंटीमेट किया था कि एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है नेक्स्ट सीरीज का। जिस हिसाब से एक्सिस बैंक में मूव आया है 6%, मुझे लग रहा है अब सिमिलर मूव एक्सपेक्टेड है इन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम शोइंग अ कंसोलिडेशन, और वो कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि करंटली फ्यूचर में 921 के आसपास चल रहा है। यहाँ 910 के स्टॉप लॉस से अगर खरीदारी करें तो इंडसइंड बैंक इज हेडिंग फॉर अ मच हायर लेवल फ्रॉम द करंट लेवल। तो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 910, 935, 958 और 970, ये 3 टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक लॉन्ग करना चाहिए। इंडसइंड बैंक का मैं ऑप्शन चेन भी चेक कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि 920 के कॉल ऑप्शन में 7,74,000 शेयर है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग पेंडिंग है। तो इंडसइंड बैंक का 920 का कॉल ऑप्शन भी मेरे हिसाब से खरीद के चल सकते हो। करंट लेवल पे मुझे लगता है स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए। आने वाले दिनों में 5 to 8% की तेजी देख सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पर करें तेजी 910 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और ये स्टॉक भी कमाल करने के लिए तैयार है। 935, 950 और 970 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें तेजी इंडसइंड बैंक में। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और उसके बाद किरण जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अपने एक स्पेशल बिगुल के साथ। उनकी स्पेशल पिक होगी, तब तक वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरा भी कॉल इंडसइंड बैंक की है। 920 का एक रेजिस्टेंस इसने अभी अभी निकाला है। 925 में विश्वेश जी ने एकदम बिल्कुल सही स्पॉट किया है और बहुत जल्दी स्पॉट किया है। मेरा टारगेट 950, 955 का होगा, जो शायद मुझे लगता है आज ही आना चाहिए। 910 का स्टॉप लॉस। 950, 955 के टारगेट आज ही के लिए रखें और यहाँ पर करें खरीदारी इंडसइंड बैंक में। ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। तो विश्वेश जी और वागले साहब दोनों की तरफ से राय इंडसइंड बैंक खरीदने की। किरण जी तैयार है लाइफलाइन यूज करके फोन अ फ्रेंड, देखते हैं क्या किरण जी कहीं बैंक ये ना निकल जाए इंडसइंड बैंक। तो आइए किरण जी के लिए बिगुल स्पेशल पिक कर। किरण जी आपके भी इंडसइंड बैंक तो नहीं गई?
नहीं अनिल जी, इंडसइंड बैंक में है, पर सवेरे मैंने एक्सिस बैंक दिया था, वो सेकंड टारगेट भी हासिल होते नजर आए। और दूसरी चीज अनिल जी, बैंक निफ्टी पे आपका व्यू चाहिए था, क्योंकि 31,500 का इंपॉर्टेंट बैरियर निकल गया है और बैंकिंग स्टॉक्स ही बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मेरा स्टॉक है अभी आरबीएल बैंक, ये इमीडिएटली बाय करके चलना चाहिए। ओआई में 3 नंबर में देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज में 18% का चेंज देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरा मानना है कि ये आपको 2 दिन में 272 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। छोटे टारगेट नहीं है अनिल जी, काफी बड़े 272, और स्टॉप लॉस सिर्फ 244 का है, यानी 6 रुपए का रिस्क है। और ऊपर में लगभग 22 रुपए के ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये बड़े टारगेट का प्ले करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आरबीएल बैंक आपको खरीद के चलना चाहिए। और सुबह ही आज वागल साहब ने भी आरबीएल बैंक खरीदारी करने की राय दी थी, तब था 245, अब है 250, यहाँ से भी ले लीजिए, नॉन स्टॉप भागने को तैयार है बैंक्स। अब जो आपको व्यू चाहिए किरण जी मेरा बैंक निफ्टी पर, इंतजार कीजिए 2:30 बजे का 230 की स्ट्रेटजी आने वाली। लेकिन ऐसा आपको थोड़ी बोल सकता हूँ, या आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके लिए जो आप कर रहे हैं एकदम परफेक्ट सही। 31,525 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी का। जो 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन था 500 पॉइंट की रेंज में, वो खत्म हुआ और बैंक निफ्टी दौड़ लगाने को तैयार है। 32,600 के आसपास का जो लाइफ टाइम हाई है उसकी तरफ तेजी से बढ़ने 1000 पॉइंट ही बचे हैं, सिर्फ 1000 पॉइंट तैयारी है। तो किरण जी बिल्कुल परफेक्ट सही जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, जो बैंक आपको पसंद हो वही खरीदिए, बहुत ही बढ़िया। आइए, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बड़े एक्शन में, क्यों बताने के लिए तैयार है वरुण, क्योंकि वरुण भी ऐसे ही बताते हैं क्यों, इसलिए मैंने भी वरुण को पूछा है, वरुण क्यों बताइए। देखिए अनिल जी, तो कारण ये है कि काफ़ी लंबे समय से वैसे भी इनमें मोमेंटम तो देखने मिल रहा है। लॉकडाउन में आपने देखा किस तरीके से जो गैस का खपत है खासकर गाड़ियों में वो बढ़ी है। इसके अलावा और भी नए नए ट्रिगर्स इस पूरे सेक्टर के लिए आते जा रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि सरकार ये पूरा सेक्टर जो है उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। आपने देखा कि जिस तरह से पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार कहते जा रही है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको अब पीएनजी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस पूरे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को मिलेगा, क्योंकि कोल फ्यूल और जो बाकी फ्यूल्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार बैन लगाते जा रही है इस पोल्यूशन के चलते। आपने दिल्ली में हाल ही का एग्जांपल देखा था, कल भी इस तरह की खबर आई थी कि इंडस्ट्रियल जो है उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, नमूरा का दरअसल एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि इसके चलते इन कंपनी के वॉल्यूम जो है उसमें एक तेज आपको बढ़त देखने मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, इन कंपनीज के मार्जिन में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाकी फ्यूल्स के कंपैरिजन में सीएनजी या पीएनजी जो है वो अभी भी करीब 40 से 60% सस्ता है। यानी कि यहाँ से आपके पास काफ़ी गैप है अगर आप बाकी फ्यूल्स की प्राइसेस को कहीं ना कहीं मीटअप करना चाहते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो इन कंपनीज को मिलेगा। आईजीएल इनकी टॉप पिक है। एमजीएल का इनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है इस कंपनी के वो काफ़ी सस्ते नजर आते हैं। और गुजरात गैस के लिए इनका कहना है कि मोरबी में दरअसल कोल जो गैसीफायर्स थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। उसके बाद जितनी सिरेमिक कंपनीज है खासकर उन्होंने गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसका फायदा जो है गुजरात गैस को मिलेगा। और इसके लिए आईजीएल पे 650, एमजीएल पे 1070 और गुजरात गैस पे इनका 382 का टारगेट है। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार रिआइटरेट किया कि अगले कुछ सालों में 10,000 सीएनजी स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 6,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो है उसका नेटवर्क जो है अगले 4 से 5 साल में विकसित किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आगे जाके काफ़ी बड़ा ट्रिगर बन सकते हैं। और इसके लिए एज अ सनराइज सेक्टर आपको इसको देखना चाहिए, जहां पे लगातार तेजी बन रही है। बिल्कुल, लगातार तेजी बन रही है। और आज सुबह सुमित जी ने भी एमजीएल पर आपको खरीदारी की राय दी थी, तो सुमित जी के पास ही चलते हैं। किरण जी के पास भी एमजीएल पर कॉल था और सुबह से ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं सुमित जी के पास और एक फ्रेश कॉल लेते हैं सुमित के सुपरहिट में। बताएं सुमित जी। दीपांशु देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स यहां से अपसाइड मूव दिखाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी में और अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जो स्टॉक यहां पे रडार पे आया है वो है फेडरल बैंक। 71.80 का अभी भाव चल रहा है। फेडरल बैंक के अंदर वैसे ही तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और अभी इसके अंदर कल का हाई ब्रेक हो गया, और ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे। 75 रुपए से लेके 78 रुपए तक का मूव फेडरल बैंक के अंदर स्पॉट लेवल्स के अंदर देखने को मिल सकता है।
स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 69 का है, तो 69 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 75 रुपए से लेकर 78 रुपए तक का मूव फेडरल बैंक में जल्दी देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 72 रुपए वाला कॉल 4 रुपए 60 पैसे पे अभी सीएमपी पे ट्रेड हो रहा है, इसको यहाँ पे खरीदारी करें। 3 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 6 रुपए से लेकर 7 रुपए तक के टारगेट फेडरल बैंक के 72 वाले कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 69 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 75 से 78 रुपए तक के टारगेट फेडरल बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो रखिए नजर, फेडरल बैंक पर जबरदस्त एक्शन में बन रहा है और लगातार तेजी का रुझान 75-78 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें फेडरल बैंक पर। आइए चलते हैं वापस विश्वेश जी के पास, एक फ्रेश कॉल है उनके लिए। बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी के अंदर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न होता है जिसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न, दैट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और उसका ब्रेकआउट हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज बैंक निफ्टी के 7 जनवरी के सीरीज में 43 लाख का पुट राइट हुआ है, जबकि उसके सामने 11,45,000 का ऑलमोस्ट 12 लाख शेयर का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो सारी स्ट्राइक 31, 200, 300, 400, 500, 600, इवन 700 इज बीइंग रिटर्न। व्हाट इट मींस, जब इन द मनी पुट राइट होती है विद सच अ मैग्नीट्यूड, दैट इज अ क्लियर साइन दैट द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग अ लार्ज ब्रेकआउट। 3,48,000 नेट ओआई अनवाइंडिंग है ऑन द कॉल साइड एंड 35 लाख नेट पुट एडिशन है ऑन द पुट साइड। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा फॉर द बैंक निफ्टी टू मूव आया। सो करना यह है 31,800 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 167 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। स्लोली अक्यूमुलेट करिए, 140 तक मिलता है तब तक अक्यूमुलेट करिए। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस मैग्नीट्यूड का ये ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 32,000 प्लस, तो उस सूरत में इसका टारगेट 230, 300, 350, ये 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 31,800 का कॉल को अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ऑप्शंस डेटा इज फैंटास्टिकली पॉजिटिव, 32,000 के कॉल में भी 1.25 लाख शेयर अनवाइंडिंग है। दिस इज अ प्रीकर्सर टू अ लार्जर मूव, प्रोबेबली डे और 2 में। सो बैंक निफ्टी का 31,800 का कॉल खरीदे, स्टॉप लॉस रखिए 85 का, टारगेट इवेंचुअल रहेंगे 400 रुपए तक के। बैंक निफ्टी में 31,800 का कॉल ऑप्शन खरीद कर करें खरीदारी, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही। डे हाई पर पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी टारगेट आपके लिए 230, 300, 350 और 400 सारे टारगेट आते हुए दिखेंगे आपको। ये है राय विश्वेश जी की तरफ से। स्टॉप लॉस 85 रुपए पर लगा लेना ठीक रहेगा। और खरीदना 31,800 वाला कॉल ऑप्शन क्या प्राइस में खरीदना है विश्वेश जी, जरा ये बताएं। अनिल जी देखिए, अभी हमने जो बात की थी 160 था, अभी 180 चल रहा है, 190 हो गया बात करते करते। मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो जो थियरी मैं यूज करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं हमारे यूजर्स को, वो ये होता है कि अगर 190 चल रहा है और आपको 10 स्लॉट लेने हैं तो 3 बाय करिए। फिर सपोज अगर आपने जितना बाय किया उसमें 10% करेक्शन आता है, मतलब 20 रुपए नीचे है, तो वापस 3 लॉट लीजिए और वापस अनदर 10% पे। तो इस हिसाब से आप एवरेज बाइंग जो है वो 160 के आसपास आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे 140 तक खरीदेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट है, थोड़े पुल बैक मेरे हिसाब से खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। और अनिल जी अभी सुमित ने भी फेडरल बैंक बाय दिया, हमने कल फेडरल बैंक का 70 का कॉल दिया था, वो भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहां से चलना चाहिए। इंडसइंड बैंक और सारे लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक में भी सिमिलर पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडसइंड बैंक कैन पुश बैंक निफ्टी हायर। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर। आइए अगला बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए जी, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में ऐड कर दूं कि बैंक निफ्टी का जो आज का डेटा है वो बहुत ज्यादा अच्छा और शानदार डेटा है, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 दिनों में हम लोग 32,500 की तरफ मूव कर जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट डेटा आप बोलिए रोल ओवर्स के बाद, और बहुत अच्छी बाइंग हो रही है और बैंकिंग के स्टॉक्स में हो रही है। तो विश्वेश जी ने ऑलरेडी बैंक निफ्टी दे दिया, तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक कवर कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें आज मोमेंटम नहीं आया है, केवल आधे % स्टॉक ऊपर है। और मुझे उम्मीद लग रही है कि अगली रैली में आईसीआईसीआई बैंक में चाल बननी चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक की 530 की कॉल ऑप्शन जो 22 रुपए में मिल रही है, इसको लेना चाहिए, और इसका टारगेट करीब 35 से 40 रुपए का होना चाहिए और स्टॉप लॉस 15 रुपए का होना चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी आपने भी हाईलाइट किया और विश्लेष जी ने भी हाईलाइट किया, तो यहाँ पे मेरी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक होगा जिस पर आप बेट कर सकते हो। नेक्स्ट 2-3 दिनों में इसमें एक अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। जैसे आज एक्सिस बैंक, कल ऑलरेडी मैंने आपके चैनल पे ही 12:30 बजे वाले शो में एक्सिस बैंक दिया था, सिमिलर डेटा आज आईसीआईसीआई बैंक में भी बन रहा है, तो मुझे लग रहा है फॉलो ऑन बाइंग कल परसों में आईसीआईसीआई बैंक में आ सकती है। तो ये है आपके लिए राय। आईसीआईसीआई बैंक में 530 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिएगा, अब 22 रुपए में 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 से 40 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। बस कुछ ही देर में मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन डेटा भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले 31,665, एक्चुअली मैं खुद बैंक निफ्टी पर बाय कॉल देने के मूड में था, लेकिन मेरा नंबर ही लगा क्योंकि बैक टू बैक इतने सारे कॉल्स आ रहे। तो विश्वेश जी, जो आपने बाय कॉल दिया 31,800 का कॉल ऑप्शन का, लग रहा है बैंक निफ्टी 32,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है। तो अब आज के लिए 2 टारगेट बैंक निफ्टी के लिए लेकर चले आप, 31,750 का, 31,850 का, ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ है। बैंक निफ्टी में 2 हफ्तों का ब्रेकआउट आ चुका है। जी हाँ, बैंक निफ्टी में 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ चुका है और अब आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए एक इंडेक्स और एक सेक्टर और तैयार हो गया और वो है बैंक निफ्टी। तो बेहतरीन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है और ये बाजार को और ऊपर ले जाने को तैयार है। तो यहाँ पर एक और बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार भी था आपके बैंक निफ्टी की कॉल का, बस कुछ ही देर में आने की तैयारी में है। तो अनिल जी के पास चलेंगे थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी के लिए और जानेंगे कि मार्केट पर क्या व्यू है, पर तब तक विश्वेश जी तैयार हैं एक और कॉल के साथ। तो चलते हैं वापस विश्वेश जी के पास। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देवांशु, देखिए एक टिपिकल पैटर्न है मार्केट में, जितने स्टॉक्स जो लास्ट 15 दिन में नहीं चले थे उनमें शॉर्ट्स बिल्ड हुआ था और आज सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है। दैट इज इंडिकेटिंग दैट देयर वाज अ शॉर्ट कवरिंग इन दोस पर्टिकुलर काउंटर्स। सो एक स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, फ्यूचर में चल रहा है 2509 के आसपास। मुझे लगता है कि लास्ट 15 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है विद अ वेरी ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, डेटा इज सपोर्टिंग दैट विद स्टॉप लॉस ऑफ 2465। मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करनी चाहिए। 2540, 2580 और 2600, ये 3 बड़े टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग रखना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट में ये सिमिलर पैटर्न है, जैसे कि फेडरल बैंक में भी कल वही था, इंडसइंड बैंक में भी वही है, आईसीआईसीआई बैंक में भी वही है, मुझे लग रहा है कि दिस इज द पैटर्न विच इज प्रिवेलिंग। सो अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में 2600 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नजर रखिए अपोलो हॉस्पिटल्स में डेज हाई पर स्टॉक आ रहा है 2500 के पार इस समय आपको जाते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन में है ये काउंटर भी इस समय। एक्शन है भरपूर मार्केट्स में। थोड़ी देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी आएगी, पर उससे पहले एक बड़ी खबर जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा असर आते हुए दिखा है, वो है यूके। नया लॉकडाउन आ गया है कंट्री में, जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट की तरफ से मामलों में बढ़त आ रही है। कौन सी कंपनियां हैं, स्पेशली भारतीय कंपनीज, जिनका यूके में ज्यादा एक्सपोजर है, जहां पर आपको थोड़ा कंसर्न आ सकता है? चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताएं कौन सी कंपनीज पर रहना चाहिए फोकस? बिल्कुल, और ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इस स्थिति को देखते हुए कि जो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन आया है यूके में, उसकी वजह से आप देखिए पिछले 7 दिनों से लगातार 50,000 से भी ज्यादा नए मामले आते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर जो यूके के पीएम बोरिस जॉनसन है, उन्होंने देश भर में जो लॉकडाउन घोषित किया है उस वजह से खासकर अगर आप जो ऑटो कंपनियां हैं वहां पर आपको फोकस रखना होगा, वहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। आज के सत्र में अगर आप टाटा मोटर्स को देखें, जहां अगर आप यूके से इनकी आय देखें तो करीब 16-17% की आती है, वो 3-3.5% की गिरावट इंट्राडे में दिखा चुका है। वहीं लेकिन अगर आप आईटी को देखें तो यहां पर एक सरप्राइजिंग जो है हमें आउटकम देखने को मिल रहा है कि आईटी कंपनियों पर जो है उसका इस चीज का असर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्च अप्रैल महीने में भी जब लॉकडाउन्स लगे थे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बाद भी यहां पर जो रिवाइवल आईटी काउंटर्स ने दिखाया है वो इसको सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो लॉकडाउन जो यूके में घोषित किया गया है। साथ ही और अन्य ऑटो कंपनियां जिनका यूरोप में बड़ा एक्सपोजर है उन पर भी आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन्स जो यूके के बाद और भी कई देशों में लगते हुए नजर आए। वहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीब 50% इनकी रेवेन्यू जो है यूरोप से आती है। साथ ही मदरसन सुमी पर फोकस रखिए, 40% रेवेन्यू है। अपोलो टायर्स 30 से 35% ये भी जो है डिराइव करता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अपने रेवेन्यू को। तो कहीं ना कहीं आपको ऑटो शेयर्स जो है वहां पर फोकस रखना होगा, पर आईटी काउंटर्स जो है वो हो सकता है कि लगातार अपनी तेजी बनाते हुए दिखे।
बिल्कुल, तो आईटी काउंटर्स में तो थोड़ी तेजी का माहौल वैसे भी है, पर कुछ ऑटो फोकस्ड कंपनीज हैं जहां पर आपको थोड़ा कंसर्न आते हुए दिख सकता है। हालांकि अगर आप देखें आज तो यूके के बाजार भी ठीक ठाक ही होल्ड आउट कर रहे हैं, इनफैक्ट आधे % की तेजी है। तो फिलहाल तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया इस खबर का, पर देखते हैं कि आगे इस लॉकडाउन का क्या इंपैक्ट होता है मार्केट्स पर। भारतीय बाजार बढ़िया एक्शन में है, डेज हाई पर आराम से कारोबार हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और अब आईसीआईसीआई बैंक, जिसके बारे में नितिन जी बात कर रहे थे, वहां पर भी आपको मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, 1% ऊपर आया है। पर एल&टी फाइनेंस ये भी एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन है। और सुमित जी, कल आपने एल&टी फाइनेंस रेकमेंड करा था, बताएं क्या व्यू है एल&टी फाइनेंस पर? अब ट्रिपल डिजिट में हो गया है स्टॉक, अगला लेवल्स क्या देख रहे हैं और किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद है आपको, रेकमेंड करा था और इस वीक के लिए करा था। पिक ऑफ द वीक की जब बात चल रही थी तब एल&टी फाइनेंस को बाय दिया था और 100 का पहला टारगेट दिया था और ये भी कहा था कि इस बार ये सेंचुरी मारेगा और 100 का लेवल क्रॉस करेगा। आज हमें 101 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, अभी और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी इमीडिएट टारगेट इसके 105 रुपए से लेके 108 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। मार्केट्स अगर इसी तरह से चलते रहे तो इसी हफ्ते में 105 से 108 रुपए तक के लेवल एल&टी फाइनेंस के अंदर फिर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी सुन के बाय किया था वो बिल्कुल होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि अभी नीचे में बनेगा 99 रुपए 90 पैसे का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 105 से लेके 108 तक के देखने को मिल सकते हैं एल&टी फाइनेंस के अंदर। बिल्कुल, तो नजर रखिए एल&टी फाइनेंस में ट्रिपल डिजिट स्टॉक हो गया है, 100 के पार जा रहा है। और सुमित जी की पिक ऑफ द वीक 105 108 के टारगेट्स के लिए बने रहिए, ये है आपके लिए सलाह। 31,700 के ऊपर अब बैंक निफ्टी आपको जाते हुए दिख रहा है, 500 पॉइंट्स की तेजी बैंक्स में बन रही है। तो जबरदस्त एक्शन बैंक निफ्टी में आते हुए, डेज हाई 1.5% की तेजी बैंक्स में आ रही है। तो फाइनली लीडरशिप लेता हुआ बैंक निफ्टी, अच्छा एक्शन वहां पर बन रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी से भी जानेंगे कि अब इंडेक्स पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पर क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, देश की 2 दिग्गज एनबीएफसीज की तरफ से अपडेट्स आए हैं उनके परफॉर्मेंस के पिछले तिमाही के। जान लेते हैं क्या ये अपडेट्स और इससे बाजार को क्या समझना चाहिए। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी, बताएं क्या है अपडेट्स बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी की तरफ से? बिल्कुल, आप देखिए जितने भी फिलहाल क्वार्टरली अपडेट्स, जो प्री क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, उसमें पॉजिटिव खबर ये आती हुई दिख रही है कि एक तो इनके जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और प्री कोविड लेवल से 80% के ऊपर ही आते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो तीसरी तिमाही में इनके करीब जो 20 लाख जो नए कस्टमर्स हैं वो जुड़ते हुए दिखे हैं, जो पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। और साथ ही डिपॉजिट बुक जो है वो करीब 18% तक बढ़ती हुई दिखी है सालाना आधार पर। और अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें क्वार्टर तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। AUM करीब 5% तक बढ़ते हुए दिखे, डिपॉजिट्स में 10% की बढ़त है। और साथ ही इनके जो लोन बुक है वो भी हम देख रहे हैं करीब 67% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, तो ये भी पॉजिटिव है। और साथ ही अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो एवरेज टिकट साइज है वो इस बार थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखे और इसी के चलते बजाज फाइनेंस पर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। और HDFC की अगर बात करें तो इंडिविजुअल लोन बुक जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। इंडिविजुअल लोन बुक पे इस बार 26% की ग्रोथ है और अगर आप कुल डिस्बर्समेंट्स देखें तो वो भी 80% के ऊपर आते हुए दिखे हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं वो HDFC और साथ ही बजाज फाइनेंस की तरफ से आते हुए दिख रहे थे। बिल्कुल, तो नजर रखिए एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस, जबरदस्त एक्शन इन स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहा है। पर जबरदस्त एक्शन है बैंक्स में, इन पर्टिकुलर 500 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी पर, निचले स्तरों से 800 अंकों का सुधार है। तो सीधे चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल सर, मैं आपको ग्लोबल अपडेट्स देता हूं, पर स्ट्रैटेजी के साथ साथ सर आपकी जो कल की कॉल थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज के 2000 में रेकमेंड करी थी, वहां पर भी टारगेट्स आ गए हैं, तो उसका भी अपडेट आप दें सर। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो सुस्ती के बाद थोड़ा स्टेबल ही आ रहे हैं आज क्यूज। यूके में हालांकि फुल लॉकडाउन है पर बाजार आधे % की तेजी दिखा रहे हैं यूके के। जर्मनी और फ्रांस एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, कोई वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। एशिया में अगर आप देखें तो जापान थोड़ा कमजोर था क्योंकि टोक्यो में कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं, पर हांगकांग और शंघाई दोनों से ही पॉजिटिव क्यूज आए हैं और डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 50 अंक ही ऊपर है इस समय। तो ग्लोबल क्यूज तो सपोर्टिव दिख रहे हैं सर, बताएं इंडेक्स पर क्या करना चाहिए? दीप, तेजी के रुझान के साथ ही रहना चाहिए और स्पेशली बैंक निफ्टी में आज जो ब्रेकआउट मिला है वो काफी लंबे समय बाद, आप देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से 31,200 से 31,325 125 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और
3 बार अटेम्प्ट किया 31,000 के नीचे जाने का, 3 बार अटेम्प्ट किया 31,500 के पार निकलने का, दोनों ही फेल हुए। फाइनली आज क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी। तो बैंक निफ्टी 32,600 के लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगला टारगेट जो है वो 31,850 और 31,975 32,000 के आसपास का है। इस रेंज के आसपास थोड़ा रुकेगा और अगली बार फिर लाइफ टाइम हाई टच करेगा। तो इस एक्सपायरी तक 32,000 की तैयारी बैंक निफ्टी की है, ये साफ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ आपको एक चीज बता दूं दीप, 31,500 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में सिर्फ 40 लाख शेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं कॉल राइटर से। 40 लाख शेयर कॉल राइटर इस वक्त शॉर्ट खड़े हैं बैंक निफ्टी में। 31,700 पार निकलते ही 10 लाख और जोड़ लीजिए, 50 लाख शेयरों के कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में रिस्क में है। और सब लोगों को लग ही रहा था, और सही भी था, गलत नहीं था, कि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं दिख रहा था जितना निफ्टी दिख रहा था। पिछले 3 दिनों से लाल निशान में क्लोजिंग, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार सबकी पोजीशन खाली हुई तेजी की और शॉर्ट जो बनी उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो शॉर्ट कवरिंग दिखाई है। तो अब 50 लाख शेयर ऐसे हैं जो अब बैंक निफ्टी को 31,400 500 के नीचे ही नहीं जाने देंगे। अब 31,400 और 500 आज और कल के लिए, कल और परसों के लिए, एक्सपायरी तक के लिए ये मजबूत सपोर्ट बन जाएगा 32,000 और उसके पार जाने की तैयारी में। तो बैंक निफ्टी पर अब भी मेरा स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, यहाँ पर अब भी आप खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी की पोजीशन है तो इसे होल्ड करिए। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट आज के लिए अब टारगेट 31,850 31,975 के आज और 1-2 दिनों के लिए रखिए, ये ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 1। अब आइए निफ्टी 14,200 एक हल्की बाधा है, आज मुश्किल है उसे पार करना। जिस तरह के डेटा है 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो आज फोकस अब इंडेक्स में पूरा बैंक निफ्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर ऊपर जाने की जगह ज़्यादा है। लेकिन निफ्टी में भी अगर आप देखें 14,000 बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया है, 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है। 14,100 बेस का काम करेगा बचे हुए समय के लिए। 34 लाख शेयर पुट में है, 30 लाख शेयर कॉल्स में है। ऊपर 14,200 पार करने के बाद 100 पॉइंट की जगह और बनती, तो आज के लिए 25-30 पॉइंट की जगह निफ्टी में और बनी है। ज़्यादा संभावना है कि हम 14,200 को रेस्पेक्ट करें, उसके पार न जाएं, डेटा तो यही कह रहा है। फिर बाकी देखते हैं, अगर बहुत ही डाउ फ्यूचर्स बढ़ गए तो अलग बात है। तो इस वक्त फ्रेश एंट्री के तौर पर निफ्टी 25-30 पॉइंट की जगह, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट से 250 पॉइंट की जगह, ये आप मानकर चलिए। तो डेटा मजबूत है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो डेटा मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। जबरदस्त एक्शन है बैंक्स में इन पर्टिकुलर। अनिल जी, आपकी कॉल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट हिट हो गया, अब 40 पर आ गया स्टॉक, क्या करना चाहिए सर? करना चाहिए दीप, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और आज मैनेजमेंट ने खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट में कहा है कि अगर आइडिया वाला मामला निपटता है और जैसा कि आ रहा है फंड रेजिंग वगैरह कुछ होगी, तो वो उनके लिए बड़ा एक डेट रिकवरी वाला मामला होगा और सीधा सीधा उनके प्रॉफिटेबिलिटी में जुड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो 3500 करोड़ की प्रोविजनिंग कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उस लिहाज से एक मजबूत स्टॉक है, और मेरे ख्याल से हमारे जो टारगेट थे वो सारे हासिल होते हुए दिख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो कल हमने टारगेट दिए तो मेरे ख्याल से 39-50 दूसरा टारगेट है, 41 और 43 दो और टारगेट है, जिसके लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और दीप, इसके साथ ही एक और फ्रेश कॉल की भी मेरी तैयारी है, अगर आप बिगुल बजाएं तो। बिल्कुल अनिल जी, तो आईडीएफसी फर्स्ट की सुपरहिट कॉल के बाद एक नई कॉल अनिल जी की तरफ से बिगुल कल के 2000। बताएं सर। शुक्रवार की कॉल को फिर से दोहराऊंगा दीप, और वो है कैनरा बैंक 134.75 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राह है आज फिर से आपके लिए कैनरा बैंक में। और मैं ये फिर कहूँगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो कॉन्फिडेंस था उतना तो नहीं, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैनरा बैंक में, उससे कहीं ज़्यादा ये स्टॉक तेज़ दौड़ लगाने को तैयार है। और उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे शुक्रवार को कि 128 का स्टॉप लॉस लगाकर 137, 140, 144 के टारगेट के लिए रखिए। और आज भी मैं आपको ये कहूँगा, इस स्टॉक को बड़े टारगेट के लिए होल्ड करिए, यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी और बड़ी एक्शन की तैयारी होती दिख रही है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक और, माफ़ कीजिएगा, कैनरा बैंक एक और बढ़िया स्टॉक है जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी पिछली पूरी सीरीज अगर आपको याद हो तो इस स्टॉक ने पूरा बैन में ही निकाल दिया, किसी को कुछ करने का मौका नहीं दिया। ये सीरीज ऐसी है जहाँ पर ये बैन से बाहर निकला है। और दीप, छोटा स्टॉप लॉस रखना है इसमें 130 रुपये का, जो हम और बाद में आगे रिवाइज कर लेंगे। 137.50 का पहला टारगेट है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है, वहाँ खाली स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। 137.50 पर स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। 139, 144 दो छोटे टारगेट रखिए और बड़ा टारगेट 150 का। कैनरा बैंक इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर हो सकता है, ये मैंने शुक्रवार को भी कहा था, आज फिर से आपको कह रहा हूँ। कैनरा बैंक
रखिए, ये बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जहां तक मुझे याद है कैनरा बैंक खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी ने भी दी थी, अगर मुझे सही याद है। बंसल जी, आपकी तरफ से भी राय आई थी कैनरा बैंक पर? बिल्कुल अनिल जी, हमारी तरफ से भी राय आई थी कैनरा बैंक में, और कैनरा बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और जिस तरीके से भी अनिल जी आपने बोला, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 134.75 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और यहां पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म जो टारगेट बैठता है, एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट कल सुबह के 1-2 घंटे से पहले तक का 141 के एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट है। काफी अच्छा, मतलब कि प्रबल दावेदार है खरीदारी का। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक। अनिल जी की हाई कन्विक्शन कॉल है और सपोर्ट आ रहा है बंसल जी की तरफ से भी। नजर रखिए इस काउंटर पर, बड़े टारगेट्स की तैयारी है, 150 का इवेंचुअल टारगेट, और बीच में कुछ और लक्ष्य भी आपको इस पर आते हुए दिखेंगे। कैनरा बैंक पर नजर रखिए। पर एक और कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से, तो सुमित जी के पास चलते हैं उनके सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देवांशी अभी एचडीएफसी के बारे में बात कर रही थी, तो वो स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर चल रहा है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। कल के और परसों के जो हाइस थे वो स्टॉक ब्रेक कर चुका है। 2635-37 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बड़े वाले की मैं बात कर रहा हूं, एचडीएफसी लिमिटेड की। तो एचडीएफसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 2700 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो और भी रैली एक्सटेंड होगी। नीचे में 2600 का स्टॉप लॉस बनेगा, तो एचडीएफसी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2600 का स्टॉप लॉस, 2680 से 2700 तक के इमीडिएट टारगेट होंगे, फिर 2750 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 2640 वाला कॉल 80-81 रुपए पे अभी अवेलेबल है। एचडीएफसी का 2640 का कॉल 80-81 रुपए पे अभी अवेलेबल है। 52 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 101 रुपए से लेके 125 रुपए तक के। एचडीएफसी 2640 का कॉल, खरीदारी करे, 52 रुपए का स्टॉप लॉस, 101-125 का टारगेट होगा। स्पॉट लेवल के हिसाब से 2680 से 2700 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो एचडीएफसी लिमिटेड यहां पर करके चले खरीदारी, और इनकी तरफ से जो अपडेट आया है वहां से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। एचडीएफसी है आपके लिए स्टॉक, दिग्गज फाइनेंशियल काउंटर, जहां पर आपको रखनी है नजर। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो है ही, पर एक स्पेस है बाजार का जहां से लगातार बढ़िया सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है, और वो है आपके फर्टिलाइजर स्टॉक्स। क्या है यहां पर एक्शन, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष, बताएं फर्टिलाइजर स्टॉक्स क्या चल रहा है यहाँ पर? दीपांशु, देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो एनएफएल ने जो अपनी बिजनेस अपडेट जारी किए, जिसमें कहा जा रहा है कि Q3 में इनका जो उत्पादन है रिकॉर्ड देखने को मिला, करीब 10 लाख मिलियन टन के आसपास का जो इन्होंने उत्पादन रिकॉर्ड किया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरा सेक्टर जो है फोकस में। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वैसे भी बजट से पहले रेलवेज और फर्टिलाइजर स्टॉक्स हमेशा मोमेंटम पकड़ लेते हैं, तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है यहाँ से भी देखिए, क्योंकि अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले अगर आप देखें तो रूरल इकोनॉमी में जो रिवाइवल हुआ है वो बेहतर तरीके से देखने को मिला है। मॉनसून भी हमने देखा था कि काफ़ी बढ़िया था, और ऑलमोस्ट अप्रैल तक अगर आप देखें तो महीने दर महीने फर्टिलाइजर की बिक्री की ग्रोथ भी काफ़ी एनकरेजिंग देखने को मिली थी। साल के पहले भाग में अगर आप देखें तो एग्रोकेमिकल के उत्पादन में करीब 11.5% की बढ़त देखने को मिली थी, और एक्सपोर्ट्स में भी ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ के अवसर देखने को मिलेंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो चाइना +1 का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एट लार्ज प्ले आउट करते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं इनके ऊपर भी आपको फोकस रखना होगा, जिसके चलते आप देखिए एनएफएल ने तो जारी किए हैं यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर तेजी है। इसके अलावा फैक्ट है, आरसीएफ है, चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ भी तेजी देखी जा रही है। बिल्कुल, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आप रखिए नजर, जिस तरह से यहाँ पर एक्शन बनते जा रहा है, और भरपूर एक्शन रहा है इस स्पेस में। सिद्धार्थ जी ने भी कई बार यहाँ से आपके लिए अच्छे रिकमेंडेशंस दिए हैं, पर एक और रिकमेंडेशन तैयार है विश्वेश जी की तरफ से, तो बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी।
देखिए दीपांशु, जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स में ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है एक टिपिकल पैटर्न है जिसको कप एंड हैंडल कहते हैं, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ब्रेकआउट आ रहा है। फिलहाल फ्यूचर में 1115 के आसपास चल रहा है, 1115 के आसपास। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है और ये सिमिलर पैटर्न आज के दिन में एक्सिस बैंक में हुआ है और उसकी वजह से हम लोग ने 6% का मुंह देखा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ से एटलीस्ट 1180 की ओर जाना चाहिए। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1070 SRT ट्रांसफिन खरीदने की सलाह होगी। 1140, 1165 और 1180 ये 3 टारगेट के लिए मुझे लगता है SRT ट्रांसफिन को करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में अभी कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स थे, ये एंटिसिपेटेड में सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट सेल सिस्टम में है और विद क्लियरिंग रिसेंट स्विंग हाई, मुझे लग रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एटलीस्ट यहाँ से 5 to 6% चल सकता है। तो फ्यूचर्स में खरीदे विद 1070 स्टॉप लॉस, टारगेट 1140, 1165 और 1180। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर खरीदारी की राय विश्वेश जी की तरफ से। एक एक करके आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एनबीएफसीज थोड़ा अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। पर एक स्टॉक ऐसा है जो एनबीएफसी नहीं है पर भरपूर एक्शन में है आज और 11% का उछाल आपको दिखा रहा है और वो है इन्फो एज। लगातार ये स्टॉक तेजी में रहा है, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर चर्चा भी हुई है और साथ ही रिकमेंडेशंस भी आई हैं। पर इन्फो एज यहाँ पर जो जबरदस्त तेजी बनी है वो आज आप देख रहे हैं कि 10% का उछाल ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। कुणाल जी, जरा इन्फो एज के चार्ट्स देखकर बताइए अब अगली चाल कैसी रह सकती है काउंटर की। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। भी मेरे ख्याल एक दिन पहले ही मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी नौकरी पर यानी कि इन्फो एज में, और उसके बाद थोड़ी धीमी गति की तेज़ी बनी कल के ट्रेड में और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तूफानी तेज़ी है। बिल्कुल जिनके पास है होल्ड करके चलें और इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है अब एक 5200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर 5600 के भी भाव दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, एनी टारगेट इज पॉसिबल। ओके, तो ये है इन्फो एज और मुझे याद है इन्फो एज लगातार 3000 रुपये से सेठी साहब भी और कुणाल जी, राकेश जी भी सब लोग लगातार, इवन वागले साहब भी रिकमेंड करते आए। कहाँ से 3000 से भागते भागते स्टॉक 6000 की तरफ होता हुआ दिख रहा है और ये कुछ ही हफ्तों की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगाओ। ज़बरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा है और जब से जोमेटो में स्टेक सेल की बात हुई उसके बाद से तो स्टॉक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये एक्शन है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ, लेकिन एक स्टॉक ऐसा भी है जहाँ पर एक्शन भरपूर है लेकिन नीचे की तरफ, और वो भी ऐसा है कि आज के लिए एक्शन खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये एक्शन सिर्फ आज ही के लिए खत्म हुआ है या आने वाले समय में खत्म पूरी तरह से, जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का नाम है DHFL, लगा है नीचे का सर्किट। क्यों लगा है पूरा समझ लीजिए। अगर आपके पास DHFL के शेयर हैं तो भी, और नहीं है और अगर आप लेने का मन बना रहे हैं तब भी। देवांशी बताइए क्या हो रहा है DHFL में। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए DHFL में जितने भी जो भी बोली लगा रहे हैं, जितने भी बिडर्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि जो इक्विटी की वैल्यू है उनको वो जीरो वैल्यू कह रहे हैं। मतलब पीरामल जी और ओक ट्री दो सबसे आगे दावेदार है जी। तो ये बोल रहे कि इक्विटी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इक्विटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक जैसे LVB की हुई, लक्ष्मी विलास बैंक एग्जैक्टली। ओह, तो वो कह रहे हैं कि इक्विटी को कोई वैल्यू नहीं देंगे, जो वो पे कर रहे हैं वो सिर्फ उनके असेट्स के लिए, यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो है सिर्फ उसके लिए ये पेमेंट किया जा रहा है। तो यही माना जा रहा है कि इसकी वैल्यू जीरो होती हुई दिखेगी। और 3 फिलहाल जो बिडर्स हैं आप देखिए, ओक ट्री, पिरामल और अदानी ग्रुप इस दौर में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और जितने भी बिड्स लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए लगाए जा रहे हैं, ना कि इसमें कोई शेयर स्वैप आता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखिए DHFL की अगर हम बात करें तो जो मार्केट कैप है, मौजूदा मार्केट कैप, वो करीब 900 करोड़ का है अभी भी। और साथ ही उनका जो शेयर प्राइस है वो अभी भी हम देख रहे हैं आज जो लो सर्किट लगा है उसके बाद भी करीब 28.5 रुपये प्रति शेयर का है, जो धीरे धीरे घटता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि जितने भी फिक्स डिपॉजिटर्स हैं उनको थोड़े से पैसे ज़रूर मिलते हुए दिख सकते हैं। उनके जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होता हुआ दिखेगा, लेकिन इक्विटी होल्डर्स जो हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा सवाल यही था कि अभी भी क्यों शेयर होल्डर्स ने इसको होल्ड करके रखा है। तो इसका जवाब अनिल जी इंटरेस्टिंग यही था कि जिस तरह से येस बैंक में लोग मान रहे हैं कि कोई एक बड़ा बिडर आ जाता है, खरीदारी होती है और उसके बाद शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई दिखेगी।
इसी के जो उम्मीद है उसी में हम देख रहे हैं कि DHFL के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ये शेयर को पकड़ के रखा है और काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग भी होती हुई दिख रही है। हम हर रोज़ हम इसको अगर देखें तो इसमें काफ़ी वॉल्यूम्स में इसकी जो ट्रेडिंग है वो होती हुई दिख रही है। तो अनिल जी ये इंटरेस्टिंग है कि अभी भी इतने वॉल्यूम्स ये जो बोल रहे हैं तीनों दावेदार, ये कह रहे हैं कि हम इक्विटी की वैल्यू 0 करेंगे, लेकिन मानेगा कौन? मतलब मानना भी तो पड़ेगा ना, कोई अप्रूवल तो होनी चाहिए। RBI करेगा या फिर मतलब उनसे अप्रूवल लेनी होगी। लेकिन ये तो सिर्फ अभी बातें हैं कि जो बिडिंग होती हुई दिख रही है उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है। सीरियस है मामला। यस, चोपड़ा साहब है हमारे साथ, पूछते हैं चोपड़ा साहब को। चोपड़ा साहब, आपने सुना होगा अभी जो देवांशी बता रही है पूरी एनालिसिस की, भाई DHFL में जो 3 दावेदार हैं, ये तीनों दावेदार कह रहे हैं भाई हम खरीदेंगे आपकी एसेट्स, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा, मतलब इसीलिए उसकी वैल्यू 0। लक्ष्मी विलास बैंक की तरह अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर मंजूर हो जाती है तो फिर DHFL के शेयर होल्डर के लिए तो बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ये स्टॉक भाग ही इसीलिए रहा था कि लगा कि ये तो रिजोल्यूशन हो रहा है, पीरामल और ऑक्ट्री के बीच में तो बड़ी तेज रेस लगी है, मैं लूँ, लेकिन ये तो इक्विटी वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं। सर क्या करें फिर? सर ये स्टॉक अनिल जी सर्किट टू सर्किट चला है, आप सबने देखा कि कई दिन तक इसमें सर्किट लगे, मगर निश्चित रूप से एक नया ही ट्रेंड आया है जहां पर जब भी कोई नया इन्वेस्टर किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो वो उसको जंक करके ले रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं डीलिस्टिंग हो जाएगी। और ये चीज़ सेबी को देखना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं और वो रेगुलेटर, ये मार्केट हमारा बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है, तो रेगुलेटर को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना होगा या कोई नॉर्म्स बनाने होंगे, क्योंकि इस तरीके से तो पूरा का पूरा जो निवेश है वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी कंपनी में प्रॉब्लम है तो बेटर है कि सेबी निर्देश दे दे कि इसको डिलिस्ट कर दिया जाए, रादर देन उसकी लिस्टिंग कंटिन्यू करें। तो बहुत अजीब बात है, और ये कह भी नहीं सकते कि अगर इसको जंक किया जा रहा है तो ये सर्किट कहाँ खुलेगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है अनिल जी। मगर निवेशकों के लिए यही एक सलाह है कि वो बड़ी कंपनियों में रहें, अच्छी कंपनियों में रहें, सेफ कंपनियों में रहें, तो उनका पैसा बचा रहेगा। क्योंकि पंटिंग में जनरली मैंने देखा है कभी कभी पैसा बन भी जाता है मगर रिस्क बहुत हाई रहता है। तो इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर्स कॉल है, और आप जिस फोरम पे बैठे हैं साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स तक ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि या तो वो कंपनी पहले ही डीलिस्ट कर दी जाए या फिर निवेशकों के लिए कुछ एक रास्ता निकाला जाए ताकि वो अपना पैसा बाहर निकाल सके। चोपड़ा साहब, और जब मैंने अभी 3 हफ्ते पहले RBI गवर्नर साहब का इंटरव्यू किया था, शक्तिकांता दास साहब का, तो मैंने ये पूछा भी, मैंने कहा भाई कि जैसे येस बैंक में आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू 0 नहीं की, लक्ष्मी विलास बैंक में भी कर लेते, तो अब उनका ये कहना था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो अब क्या एक एग्जाम्पल सेट हो गया, तो अब ये बैंक में सेट हुआ, ये NBFC में भी हो जाए, बड़ी बात नहीं है। तो बात तो हमने उठाई, आपने बिल्कुल सही कहा, बात हमें उठानी भी चाहिए। तो लेकिन अब यही है कि अल्टीमेटली तो रेगुलेटर्स के हाथ में है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू 0 होती है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला हो सकता है। 11 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो सकता है, हो चुका है निचले सर्किट पर। खरीद कौन रहा है, ये कौन बहादुर आदमी है, ये जानने की जरूरत है। चलिए बढ़ते आगे। एक जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर, उसके बाद भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा BTST होगा अपोलो हॉस्पिटल में, जिसमें बाय करके चले 2500 का एक मल्टीपल 4 दिन का रेजिस्टेंस निकाला है। मुझे एक 20 से 25 रुपए की रिस्क लेके 2585 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट होगा 2595, 2600। मुझे लगता है ये 2600 तक कल के दिन में जा सकता है। तो एक क्लियर कट BTST है। ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे। वागले साहब के बाद भसीन साहब हैं हमारे साथ तैयार, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज आपके अपडेट्स और साथ ही BTST कॉल्स। तो अपडेट सर, PNB को कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सारे टारगेट्स के पास आ गए। ऑलमोस्ट हिट दैट। 36 रुपए हो गया PNB। कैन बैंक जो आपको 32.33 का था वो 37 रुपए 40 पैसे।
और बैंक ऑफ बड़ौदा 6610 हो गया। तो प्रॉफिट बुक कीजिए। सुबह आपको जो शॉर्ट दिए थे वो आपको कवर करा दिए थे। अभी आपको जो लॉन्ग दिलाए थे वो खड़े हैं। दैट इज सन टीवी, दैट इज HPCL इज अ डे हाई और हिंडाल्को इज अ डे लो। आपको अभी मैंने बाय दिया था GMR और सेल दिया था M&M, उसमें बने रहिए। M&M इज नॉट मूविंग अप, ऑटोज आर वीक, द ट्रेंड इज टुवर्ड्स बैंक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिर आपके लिए एक बाय एक सेल आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं। तो PFC इज अ बाय सर, 18.5 18.5 में लीजिए। 16 का स्टॉप लॉस, 23.5 का टारगेट। और सेल में है सर जो मुझे बहुत वीक लग रहा है, जिसकी बुक बहुत वीक है, वो है बजाज फाइनेंस। ओवर प्राइस एंड ओवर बॉट। 5115-20 में बेचिए। 5200 का स्टॉप लॉस, 4900 का टारगेट। ओके, तो दो स्टॉक है, एक में खरीदारी करनी है और एक में करनी है बिक वाली। खरीदना है PFC 18 रुपये, 18.25 रुपये के आसपास, 118 रुपये, 118 रुपये के आसपास खरीदिए। 116 का स्टॉप लॉस लगाइए। 123.50 का रखिएगा टारगेट। और बजाज फाइनेंस यहाँ पर बिक वाली करनी है। 5115, 5120 के आसपास बजाज फाइनेंस बेचना है। 5200 का स्टॉप लॉस है, 4900 का टारगेट है। ये है आपके लिए बसिंत साहब की तरफ से राय। शुक्रिया सर, कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात। ओके, बहुत ही बेहतरीन एक्शन बाजार में बनता हुआ दिख रहा है और ज़बरदस्त तैयारी भी होती दिख रही है बाजार में। 31,700 के पार बैंक निफ्टी है। और साथ ही अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर जो स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो आ रही है ब्रिटेन से। रिटेल हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए ब्रिटेन में एक राहत पैकेज आया है। बड़ा राहत पैकेज आता दिख रहा है और ये है AFP न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है। जल्दी से FTSE और डाउ फ्यूचर्स, ये दोनों ही हम बाजार आपको बताने वाले हैं, आइडिया लगे कि कितना। और ये जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, ये UK के ब्रिटेन के चांसलर ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। करीबन 6.2 बिलियन पाउंड होना चाहिए, 4.6 बिलियन पाउंड, यानी कि 460 करोड़ पाउंड के पैकेज का ऐलान हुआ है। ये तो ब्रिटेन से ये पैकेज आता हुआ दिखा है। यूरोप से जुड़े हुए ब्रिटेन में कारोबार करने वाले कंपनियों पर रखिएगा नज़र, वहाँ पर ये सब कुछ होता दिख रहा है तो इस वक्त। दीप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल अनिल जी, तो जो ब्रिटेन के चांसलर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक साहब, उन्होंने थोड़ी देर पहले इसका ऐलान किया है। 4.6 बिलियन पाउंड यानी कि $6 बिलियन से ज्यादा का ये राहत पैकेज जो उन्होंने अनाउंस करा है। और कई सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। लगभग 6 लाख कंपनीज को इस राहत पैकेज का फायदा होगा। एक वन टाइम ग्रांट भी दी जाएगी 90,000 पाउंड की, और इसके साथ साथ एडिशनल मेजर्स, एडिशनल लोन्स भी दिए जाएंगे अगर उन्हें जरूरत पड़े तो। फोकस में है सर रिटेल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और साथ ही जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं सेक्टर्स को हमने देखा था कि पिछले लॉकडाउन में भी असर पड़ा था। तो एक बार फिर से इन्हीं सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये थोड़ी देर पहले ही ऋषि सुनाक साहब ने कहा है और आने वाले महीनों के लिए इन्हें ये सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही एक फ्यूचर कैश इंजेक्शन भी किया जा सकता है ताकि कोई जॉब कट्स इन कंपनीज को ना करनी पड़े, क्योंकि सर पूरे यूके में अब लॉकडाउन हो गया है। इंग्लैंड में, साथ ही स्कॉटलैंड में अगर आप देखें तो वहां पर भी लॉकडाउन है और आयरलैंड में भी लॉकडाउन है। तो ये सभी देशों के लिए जो इंडिविजुअल कंपनीज होंगी, लगभग 6 लाख कंपनीज को इस राहत पैकेज का फायदा होगा। 9,000, माफ कीजिएगा सर, मैंने पहले 90,000 पाउंड कहा था, 9,000 पाउंड का एक वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा और उसके बाद लगभग 600 मिलियन पाउंड्स के एडिशनल लोन्स भी दिए जा सकते हैं अगर कंपनीज को जरूरत हो। $4.6 बिलियन यानी कि 4.6 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग सर $6 बिलियन से ज्यादा का ये एक राहत पैकेज अनाउंस किया गया है। तो ये है आपके लिए बड़ा राहत पैकेज ब्रिटेन के लोगों को मिलता हुआ। ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव समझी जाए। ब्रिटेन के बाजार अकेले हैं, यूरोप में जो देखो हरे निशान में जो चल रहे हैं 1/4% मजबूत, वो भी तब जबकि कल से लॉकडाउन लगने वाला है वहाँ पर पूरे ब्रिटेन में, उसके बावजूद वो हरे निशान में इसी राहत पैकेज के दम पर। एक और लॉकडाउन, दूसरी और पैकेज, दोनों बैलेंस बनाकर चलते हुए। आइए बैलेंस बनाते हैं आगे। तैयार हैं नितिन जी बिगुल के साथ। बताइए नितिन जी। कल जी निफ्टी में डेटा और बैंक निफ्टी में दोनों में डेटा काफी पॉजिटिव है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन ले 113 रुपए में मिल रही है और स्टॉप लॉस इसका होगा 75 रुपीज का और टारगेट
जी आपसे फिर से संपर्क करेंगे हम बैंक निफ्टी की या बैंक निफ्टी की जो भी आप कॉल देना चाहते थे वो पूरी तरह से पता चल नहीं पाया, तो थोड़ी देर में फिर से उनसे संपर्क करते हैं। तब तक शायद सुमित जी भी तैयार है मेरे ख्याल से, तो सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जी मैं तैयार हूं। आरबीएनएल का 18%, एमआरपीएल का 11%, और अब जो स्टॉक आ रहा है अनिल जी वो भी कैश का स्टॉक है और वो भी ऐसे ही भाग रहा है और ऐसे अभी और भागेगा। स्टॉक का भाव चल रहा है अनिल जी 31 रुपए 80 पैसे, 31 रुपए 80 पैसे। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। बिल्कुल अनिल जी, एनबीसीसी के अंदर भी अब यहां से एक बड़ा अपमूव देखने को मिलना चाहिए। ये स्टॉक अनिल जी जब से 200 डीएमए लेवल टूटा है तब से हम कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं 21-22 रुपए के लेवल्स के आसपास से। जब जब इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इसमें बाइंग कॉल देते हैं। अब वापस से एनबीसीसी यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। रिसेंट के स्विंग हाई एनबीसीसी ब्रेक कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन अनिल जी, आज का वॉल्यूम 2.5 करोड़ शेयर्स के आसपास का देखने को मिल रहा है एनबीसीसी में, जो कि एवरेज से बहुत ऊपर है। तो एनबीसीसी के अंदर वॉल्यूम के साथ एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि एनबीसीसी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 34 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 36 रुपए का। एनबीसीसी को यहां पे बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 30 रुपए 50 पैसे का, टारगेट ऊपर में 34 का पहला, 36 का दूसरा। हो सकता है इसी हफ्ते में हमें ये मूव देखने को मिले। स्ट्रॉन्ग अप मूव है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए 30 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 34 और 36 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय एनबीसीसी में। नितिन जी से संपर्क हो चुका है। नितिन जी बताएं सर, आपकी स्ट्रेटेजी किस पर, निफ्टी पर है बैंक निफ्टी पर सर? देखिए जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हम लेंगे। अच्छा। और सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे लेते हैं क्योंकि जिसका डेटा ज्यादा स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी की हम 31,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट में हम 32,000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। मैं स्प्रेड बना रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग वॉलेटिलिटी काफी हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 140 रुपए में बन रही है और इसका स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का और इसके टारगेट होने चाहिए करीब 250 रुपए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 32,000 के ऊपर वीकली एक्सपायरी हो सकती है, जो परसों एक्सपायरी होने वाली है। 31,700 की कॉल ऑप्शन लेके 32,000 की कॉल बेचने की सलाह होगी। 140 में बनेगी, 100 का और 250 रुपए के टारगेट होंगे। ये तो बैंक निफ्टी में हो गई। और निफ्टी में हम कॉल खरीदेंगे अनिल जी, और हम कॉल निफ्टी में खरीदेंगे 14,100 की कॉल ऑप्शन, जो करीब 115 118 19 मिल रही है। ये कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। इसका टारगेट होगा 160 का और स्टॉप लॉस होगा इसका 75 रुपीज। ओके, निफ्टी वाला एक बार फिर से बताओ नितिन जी, निफ्टी वाला फिर से बोलिए। निफ्टी की 14,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 118 रुपए पे है और इसका स्टॉप लॉस 80 रुपए का रखेंगे हम लोग, 80 रुपीज का, क्योंकि अभी बढ़ गई है। तो 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और 160 रुपए के टारगेट होंगे। ओके, 118 में लीजिए, 80 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। निफ्टी का 14,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे, 14,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी। 14,185 दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करता है। और बैंक निफ्टी जो हमने कहा था अगला टारगेट 31,750 का। आज भी जो बैंक निफ्टी में आपको जितने खरीदारी के लेवल दिए, सारा हाईएस्ट टारगेट 31,750 का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का ही 31,754। एकदम बैंक निफ्टी की ये सबसे बढ़िया बात है कि आज्ञाकारी शिष्य की तरह सारे लेवल्स को मानता है, रेस्पेक्ट करता है, वहीं पर जाकर रुकता है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ जहां भी हो। लेकिन एक स्टॉक है जो रुकने को तैयार नहीं है, बैन में जाने की जल्दबाजी मचा रहा है। बहुत दिन हो गए लेकिन ट्रेड होते होते, थोड़ा आराम किया जाए। तो आइए देख लेते हैं, आशीष हमारे साथ तैयार है, बैन से बेनिफिट। आशीष, बैन में जाने को तैयार है कोई स्टॉक? बिल्कुल स्टॉक तैयार है। कल से नजर बनाए रखें सेल के ऊपर। कल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 91% थी। आज पूरी संभावना थी कि यहाँ पर जो है पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अगर आप देखें तो 104% है। 95% के ऊपर आते ही स्टॉक जो है बैन में आता है, तो सेल पूरी संभावना की स्टॉक बैन में आएगा। ओके, तो बाहर तो कोई आने वाला है नहीं, जब अंदर ही नहीं है, अंदर ही नहीं आने जी कोई। और सेल पहले, लेकिन सेल पक्का चले जाएगा। हाँ, जनवरी सीरीज का पहला स्टॉक होगा जो बैन में आ रहा है। सुमित जी, आपका फेवरेट सेल बैन में जाने को तैयार है, क्या करना है? अनिल जी, सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बैन में जाए कि ना जाए, वो रोज ऊपर जाता है। हाँ। अनिल जी, स्टॉक 78 के पास आ चुका है और चार्ट्स में देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जिससे ऐसा फील हो कि कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आए। लास्ट टाइम भी ये बैन में था, उसके बावजूद 3 से 5% का मूव हर रोज दिखा रहा था। 80 के ऊपर अगर अनिल जी ये क्लोजिंग देता है
तो कोई भरोसा नहीं है, 90 भी चला जाए और हो सकता है इस बार ये सेंचुरी भी मार दे। तो मेरे को तो नहीं लगता इसको बैन से कुछ फर्क पड़ने वाला है, जिस तरह से चल रहा है ये तेजी में ही लग रहा है। बिल्कुल, तो तेजी में बना हुआ है सेल, बैन में आए ना आए पर ऑफ कोर्स नजर रखनी पड़ेगी। शायद जनवरी सीरीज का पहला स्टॉक हो सकता है बैन में आते हुए, और एक्सपायरी के पहले हफ्ते में ही, पहली हफ्ते की एक्सपायरी होने से पहले ही आपको एक स्टॉक बैन में आते हुए दिख सकता है। तो सेल, स्टील अथॉरिटी, यहां पर रखिए नजर। पर नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर भरपूर एक्शन बन रहा है। मुथूट फाइनेंस पर तो आप रेगुलरली कॉल्स पा ही रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। मन्नापुरम पर भी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। वागले साहब, जरा मन्नापुरम के चार्ट्स देखिए, क्या आप यहां पर तेजी बनने के संकेत आ रहे हैं? दीपांशु, अगर आपको BTST करना है और 177, 178 के लिए प्ले करना है तो बिल्कुल 178, 179 में एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो इतनी इजीली रुपए की ट्रेडिंग मूव तो आ सकती है, बड़ी 10, 15, 20 रुपए की मूव 180 के पार जाने के बाद ही आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए मन्नापुरम पर राय। नजर रखिए, एक BTST बन सकता है इस पर चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास। कल का काम आज ही, पिक ऑफ द डे का बिगुल। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, हमारा स्टॉक है जस्ट डायल, जो कि पहले कभी FNO में होता था, अब FNO के बाहर है तो चर्चा में नहीं रहता, बट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 817, 820 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो जस्ट डायल है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जैसे हम जानते हैं कि जस्ट डायल जब चलता है तो एक तरफा चलता है, बड़ी तेजी दिखाता है, बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है, और अभी अभी इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आज जब बाजार बंद हो रहा है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट 715 रुपए के ऊपर 715 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, और अब जो अगले लेवल्स हैं वो काफी ऊपर हैं। तो मौजूदा स्तरों पर जस्ट डायल में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, इन स्तरों पर खरीद करके चलें। यहां पर 705 रुपए पर 705 पर स्टॉप लॉस रखना है। 705 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 760 रुपए का, दूसरा टारगेट 780 रुपए का। तो 780 के टारगेट के लिए जस्ट डायल में खरीदारी कराएं। ओके, तो जस्ट डायल में आप करिए खरीदारी। ये है आपके लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से कल के लिए पिक ऑफ द डे। नजर रखिए इस काउंटर पर, डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है। पर कुछ और शेयर्स जहां पर भरपूर एक्शन हो रहा है। सबसे पहले प्रिज्म जॉनसन, जरा सुमित जी जरा इस पर नजर डालिए। जैन साहब ने भी पहले स्टॉक के बारे में चर्चा करी। एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी काउंटर पर, 1 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील फिलहाल प्रिज्म जॉनसन पर हुई है 88.45 के लेवल्स पर, और वहां से देखिए स्टॉक में अब 6% की तेजी दिख रही है, 91.5 के लेवल पर आए। तो एक बड़ी ब्लॉक डील प्रिज्म जॉनसन पर। क्या चल रहा है चार्ट पर सुमित जी? दीपांशु, चार्ट्स में तो तेजी देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक भी बहुत लोअर लेवल से रडार पे आ चुका था हमारे, और आज इसके अंदर एक, बिल्कुल आपने सही कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम के साथ मूव देखने को मिल रहा है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो बिल्कुल होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी प्रिज्म जॉनसन में ऊपर में 94 का लेवल ब्रेक होने के बाद और बनेगी, और फिर ये 100 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो बिल्कुल होल्ड करें। 88, 89 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। 94 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 100 प्लस के लेवल प्रिज्म जॉनसन में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए प्रिज्म जॉनसन। लगभग 2% की इक्विटी, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, चेंज हुई है इस ब्लॉक डील में प्रिज्म जॉनसन के शेयर्स में। तो एक बड़ा एक्शन आप प्रिज्म जॉनसन में होते हुए देख रहे हैं, तो इस पर नजर रखिए। बंसल जी जरा BHEL पर भी देखिए, क्योंकि यहां पर भी 11 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। वैसे तो 40 के स्तर आ चुके हैं, और आपने पहले इन लेवल्स की बात करी थी, वहां से फिर थोड़ा फिसला भी है शेयर पर। BHEL अब क्या व्यू बन रहा है इस चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान यहाँ पे अच्छा है, और बेसिकली यहाँ पर अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 39 रुपीज का लगाना चाहिए। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, आज तो ये स्टॉक कल के हाइस के ऊपर नहीं निकला है, बट 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म टारगेट 42.5 का बैठता है BHEL पर।
ओके, तो नजर रखिए BHEL पर 2 ब्लॉक डील्स हो रही हैं, 11 लाख शेयर्स BHEL पर 1 करोड़ शेयर्स प्रिज्म जॉनसन पर। और देखिए अब 8.5% ऊपर है, लगभग 2% इक्विटी चेंज करती हुई दिख रही है हैंड्स इस ब्लॉक डील पर। ये है आपके लिए प्रिज्म जॉनसन, नजर रखिए उस काउंटर पर। बर्जर पेंट्स, विश्वेश जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताएं। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आते हुए दिखा है बर्जर पेंट्स पर, क्या चल रहा है चार्ट पर विश्वेश जी? देखिए मेरे हिसाब से जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर है 700 to 8 मतलब ऑलमोस्ट 780 विद इन 7 ट्रेडिंग सेशन हुआ है विदाउट एनी नॉन स्टॉप। जिस हिसाब से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ 780 के कॉल में 37,000 का जो हुआ है वो अनवाइंड हो रहा है और 800 के कॉल में 8.5 लाख शेयर का हुआ है। मुझे लग रहा है बर्जर पेंट कल का अनिल जी जो 2000 बोलते हैं कल के 20,000 का स्टॉक है ये क्योंकि लॉट साइज 11 रुपए का है और मुझे ऐसा लग रहा है 1100 रुपए का और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 15 रुपए का मूव हो सकता है कल के दिन में। सो मेरी ओर से अनिल जी को कल के 20,000 में बर्जर पेंट का ट्रेड रिकमेंड होगा। मेरे हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 780 का। और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट डेटा इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ जूम मतलब कि लॉट ऑफ शॉट्स आर देयर इन द सिस्टम। ऑल ऑफ अ सडन 800 कॉल राइटर्स विल रियलाइज कि अभी हमको काटना पड़ेगा एंड वी विल सी अ शार्प शॉर्ट कवरिंग। सो डेफिनेटली कल के पॉइंट ऑफ व्यू से BTST कर सकते हो 780 के स्टॉप लॉस के साथ बर्जर पेंट्स। ये हो गया आपका काम जो आप बार बार कह रहे थे वो शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला में कि आज के 2,000 नहीं होना चाहिए अनिल जी के, आज के 5,000 होना चाहिए। लीजिए आज के 20,000 दे दिए विश्वेश जी ने। अब तो आप खुश है? अनिल जी देखिए खुश मैं तब होऊंगा जब आप भी इसमें सहमति जताएंगे। अनिल जी देखिए अनिल जी 20,000 आपसे चाहिए हमें। ओके अगर विश्वेश जी का टारगेट हिट हुआ तो ये मेरे आज के 20,000 समझे जाएं और नहीं हुआ तो विश्वेश जी के ही हैं, सिंपल। तो बाकी तो आप समझिए। तो ठीक है ना विश्वेश जी, हो गया तो थोड़ी क्रेडिट मुझे दे दीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर आपके आप जाने, मेरा क्या लेन देना। ओके आइए बढ़ते आगे। मार्केट है लाइफ टाइम हाई पर फिर से एक बार बड़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए 14,200 के दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 414,202 नोट आउट। 14,203 लाइफ टाइम हाई निफ्टी का अब ये बन चुका है ऐतिहासिक स्तर। 14,200 पर पहुंचता हुआ निफ्टी 70 अंकों की मजबूती के साथ तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी और बेहतरीन खरीदारी निफ्टी में आती हुई दिख रही है। नए लाइफ टाइम हाई पर 14,200 पहली बार और सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं 48,450 पर ट्रेड कर रहा है और ये भी लाइफ टाइम हाई का लेवल है। चोपड़ा साहब ये मतलब पहले करेक्शन 1.5 दिन का आता था, फिर ये आधा पौन दिन का हुआ, अब आधे पौन घंटे का रहेगा, इसका क्या मतलब समझे सर? इसका मतलब ये है अनिल जी कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है और हम देख रहे हैं रोज़ाना ही FII बाइंग हो रही है। कल भी 1800 करोड़ की बाइंग हुई। आज जो नंबर आएगा मुझे लगता है कि निचले स्तरों से जो बाजार उठा है वो FII बाइंग की हुई है। तो लिक्विडिटी इज़ द किंग आई गेस। और मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं रुकावट है नहीं। अब मिड कैप्स में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है मुझे लगता है ये चलती रहेगी। और मैंने पहले भी कहा मार्केट्स में करेक्शंस होंगे, क्रैश तो नहीं कहीं भी दिखाई देता। तो करेक्शंस होंगे, लोग मंदी मंदी करते रह जाएंगे, शॉर्ट्स को फिर फंसाया जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे 15,000 16,000 निफ्टी चले जाएगी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप घंटों के हिसाब से मंदी हो रही है और इसका जो मुझे मूलतः रीज़न लगता है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है इस समय पर और भाव ऊपर की तरफ खींच रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त एक्शन है ये मार्केट्स में और पहली बार दर्शन हो रहे हैं अब 14,200 के निफ्टी पर। सोचा नहीं था आज सुबह जिस तरह से कल ग्लोबल थोड़ी वॉलेटिलिटी आई थी कि ऐसा एक्शन होगा, बट मॉर्निंग डिप के बाद अनिल जी ने आपको कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, एक रनिंग करेक्शन की तरह ले। 1.5 घंटे का करेक्शन रहा और उसके बाद जबरदस्त एक्शन बाजार में। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, रिकॉर्ड हाई पर आप जुड़ रहे हैं, 14,200 निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है, बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। इनफैक्ट जो आज हमने व्यू डिस्कस किया था वो हिसाब से निफ्टी में एज एंटिसिपेटेड मूव देखने मिला। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी अच्छा ब्रेकआउट आया। बैंक निफ्टी का ही 31,700 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 31,700 की स्ट्राइक का जो
इन द मनी स्ट्राइक है अभी। एज ऑफ नाउ स्पॉट चल रहा है 31,734, इसको लेकर चल रहा है 278 पर। एज ऑफ नाउ जो रेट चल रहा है 278, वो रेट पर लेकर चल रहा है दीपांशु। जो ऊपर में लेवल्स में देख रहा हूँ इसमें वो करीब आ रहा है 340, फर्स्ट टारगेट होगा, छोटा टारगेट है 340, बट नो इसीलिए कि 31,800 निकलते मुझे ऐसा लग रहा है 32,000 की ओर जाएगा। सो उसके बाद के जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं वो है 470 के, तो 470, 340 ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु 31,700 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। यहाँ पे नीचे में जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दीपांशु वो करीब बन रहा है 169 पर। 169 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीद कर चलना चाहिए। क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला। इनफैक्ट जो आज हमने आफ्टरनून में बात की कि कवर्ड कॉल करना चाहिए बैंक निफ्टी में, वो इनफैक्ट प्रॉफिटेबल हो रहा है। सो एक ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट में 32,000 तक जाने के पूरे चांसेस है। 31,900 के लेवल्स बनी रहे। ओके तो ये है आपके लिए कैश का ऑप्शन। बैंक निफ्टी पर अब ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है जय की तरफ से। 550 पॉइंट का उछाल भी हम इस समय इंडेक्स पर आते हुए देख रहे हैं। खरीदारी करके चलिए। 31,700 के कॉल के 278 के लेवल्स पर 340 और 470 दो टारगेट्स हैं आपके लिए। 169 का लगाना है स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। थोड़ी देर में जय का जैकपॉट भी लेंगे उनसे, पर तब तक जरा कुछ स्टॉक्स पर नजर डालिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट्स में एक्शन और बैंक्स में तेजी आ रही है। एक्सिस बैंक 6.5% का उछाल इस काउंटर पर आपको इस समय आते हुए दिखेगा। आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड भी करा था, सिमी जी की तरफ से और किरण जी की तरफ से आपके लिए एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय आई थी, और वहां से देखिए जबरदस्त तेजी आज एक्सिस बैंक ने इस समय पकड़ी है। फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये स्टॉक मूव कर रहा है। ज्यादा दूर नहीं है। एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, इंडसइंड बैंक और टीसीएस एक बार फिर से तेजी में आ रहा है। एशियन पेंट्स और टाइटन भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन है इस समय। एक बार जरा टाइटन पर भी राय ले लेते हैं। जिस तरह से ये स्टॉक भी तेजी में आ रहा है, अब क्या अगली चाल होगी टाइटन की, जरा इस पर राय दें। वागले साहब, स्पाइक आते हुए दिख रहा है टाइटन पर, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे 1575 के लेवल्स पे? दीपांशु, मुझे लगता है ये 1600 के पार कल के दिन में ही जाना चाहिए। तो किसी को बीटीएसटी लेना है 1575, 1577 के करंट भाव से 1550 के सप्लॉस से 1600, 1610 के लेवल तक के टारगेट होने चाहिए कल सुबह के। यह है आपके लिए टाइटन पर खरीदारी की राय। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। एचयूएल में देखिए खरीदारी आती हुई दिख रही है। आज सुबह सुमित जी ने एचयूएल पर खरीदारी की राय दी थी। कोलगेट, पामोलिव और नेस्ले, यहां पर भी थोड़ा एक्शन इस समय बन रहा है। कुणाल जी, नेस्ले पर कोई ट्रेड बनता है? देखिए, नेस्ले में एक बिल्कुल मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि देखिए एक रेजिस्टेंस है बिल्कुल सामने, यानी कि 18,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 18,500 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, माफ कीजिए 18,650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 18,800 पार होगा तब इसमें दीपांशु एक ब्रेकआउट होगा, एक रेंज से निकलेगा स्टॉक और फिर और तेजी बनेगी। अभी बाजार में इतने और बहुत बेहतर विकल्प हैं, तो मुझे लगता है कि नेस्ले को आराम देना चाहिए और जो बाकी स्टॉक्स भाग रहे हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो भरपूर ऑप्शंस हैं। नेस्ले पर थोड़ा बाद में सोच विचार करेंगे, बट एफएमसीजी और कंजम्पशन यहां पर नजर रखिए क्योंकि बढ़िया तेजी बन रही है। चलते हैं वापस जय के पास उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इसीलिए हमने सुपरफास्ट फ्यूचर्स में हमने एक्सिस बैंक पे कॉल दिया था। एंड अभी और एक बैंकिंग स्टॉक्स मेरे ध्यान में आ रहा है और वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्लियरली एक साइडवेज चैनल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, इसीलिए इसका 920 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब अभी 55 पर है, 55 पर है। और ये इसीलिए लेना है दीप क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा एक ट्रेड निकल कर आ रहा है। 47 का एक स्टॉप लॉस रखना है आपको। 55 पे ये ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बंद कर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 67। सो आप बाय करिए 55 पे, 67 का टारगेट, 47 का स्टॉप लॉस। सेकंड टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 73 का है। इंडसइंड बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस जो स्विंग हाइज थे इसके करीब 953 के, वो इजीली निकल जाने चाहिए बिकॉज इसमें फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुका है दीपांशु वीकली चार्ट्स पर। और मिनिमम टारगेट मुझे जो लग रहा है कि ये सीरीज में हमें देखने मिलेगा, एक बार ये 955 के लेवल्स निकाल देगा, उसके बाद दैट कम्स टू अराउंड 980 जो इक्वालिटी टारगेट से। और मोमेंटम इंडिकेटर्स में डेली चार्ट्स पर जो लीडिंग इंडिकेटर्स है उसमें क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर ऑलरेडी आ चुका है।
ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। यहाँ पर रखिए नजर। ऑफ कोर्स जब भी हाई बीटा बैंक्स पर फोकस आता है ये स्टॉक सबसे आगे रहता है। इंडसइंड बैंक इग्नोर मत करिए। 920 का कॉल खरीदा है 55 के लेवल्स पर। कुछ कैश स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन है। सुमित जी, एसबीआई कार्ड्स 2 दिनों से देखें तो एक जबरदस्त तेजी आई है। 850 से 915 ये 2 दिन में ही आ गया है। 3 दिनों में अगर फ्राइडे से एक्शन देखें लगभग 7.5% ऊपर है 3 दिनों में एसबीआई कार्ड्स। क्या चल रहा है इस काउंटर पर सर? तेजी का मूव देखने को मिल रहा है दीपांशु। ऐसा लग रहा है कि 920 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे एसबीआई कार्ड 1000 के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। जिन्होंने भी बाय कर रखा है वो बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके चले। 880 885 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करे। 920 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 950 और 1000 ये लेवल्स जल्दी ही एसबीआई कार्ड में फिर देखने को मिलेंगे। ओके, तो 1000 चार्ज के लिए तैयार हो रहा है एसबीआई कार्ड्स। यहां पर आपको रखनी है नजर जिस तरह से तेजी बन रही है। तेजी बन रही है एक और स्टॉक पर, और कुणाल जी आप ही से इस पर राय लेनी थी। पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखें, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से जबरदस्त तेजी में है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। क्या चल रहा है सर? क्योंकि आज इस काउंटर ने 3000 का लेवल टच किया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की चाल अब कैसी रहेगी? देखिए, जैसे पहले रही है वैसे ही रहेगी दीपांशु। देखिए, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट का हमने जिक्र भी किया था जब 2700 रुपए के आसपास स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद से स्टॉक रुका नहीं है। वहां से भी अगर आप देखें तो लगभग 10% की तेजी हम देख चुके हैं, और ऊपर के लेवल्स इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे दीपांशु। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है निश्चिंत होकर के यहां पर बने रहना चाहिए। 3200 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे, और मेरा निजी निवेश भी इसमें। बिल्कुल, और कुणाल जी को पसंद भी है ये स्टॉक। 3000 के लेवल्स क्रॉस हो गए हैं, 3200 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कल हमने पीएफसी बाय का कॉल दिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उसमें। डेज हाई पे वो ट्रेड हो रहा है। ये तो था पीएफसी का अपडेट। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है बाय का वो है आरईसी। जी हाँ, बिल्कुल, आरईसी के अंदर आज मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, और अब आरईसी यहां से तेजी दिखाने को तैयार है। 139 के पास आरईसी अभी ट्रेड कर रहा है। 142 से 145 रुपए तक का मूव आरईसी दिखा सकता है। तो आरईसी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने बाय किया हुआ है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें। 135 135 के आसपास नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 142 से 145 के टारगेट आरईसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आज फॉर्म हो रही है। हो सकता है कल तक ही हमें ये लेवल देखने को मिल जाए। ऑप्शंस के जरिए 140 वाला कॉल 5 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आरईसी का 140 वाला कॉल 3 रुपए 80 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 7 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय आरईसी 140 कॉल एट सीएमपी, 3 रुपए 80 पैसा नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 7 से 8 के टारगेट होंगे। स्पॉट लेवल के हिसाब से 142 से 145 रुपए तक का मूव आरईसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1 से 2 दिन के लिए। बिल्कुल, 1 से 2 दिनों के लिए आरईसी पर करिए खरीदारी। ऑप्शंस के जरिए भी आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। जबरदस्त एक्शन है बाजार में। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल एक्शन ठीक ठाक चल रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट्स ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर भी थोड़ी खरीदारी आ रही है। यूके के बाजार अगर आप देखें तो तेजी का ही माहौल है। कल हमने देखा कि ऑलमोस्ट 2% की तेजी थी। आज भी फॉलो ऑन खरीदारी आती हुई दिख रही है। नए स्टिमुलस पैकेज का भी ऐलान किया है 4.6 बिलियन पाउंड्स के। फ्रांस, जर्मनी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। कोई ज्यादा बदलाव वहां के बाजारों में नहीं है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? डीप तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। फिलहाल तो कोई ऐसे संकेत है नहीं जिसकी वजह से डरे हैं। और आप कल देखिए, बंद होते वक्त 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर थे, और उसके मुकाबले में अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन हुआ। उसके बावजूद भारतीय बाजार बच गए और निचले स्तरों से रिकवर होकर लाइफ टाइम हाई पर। और जबकि ऐसा नहीं कि अमेरिका के फ्यूचर्स में कोई बहुत बड़ी तेजी हो, मुश्किल से 75 पॉइंट की तेजी है। तो हमारे बाजारों की मजबूती बरकरार है। और आपको सुबह याद होगा जब 8 बजे हम एनालिसिस कर रहे थे तो मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि सबसे बेहतरीन डेटा कल के दिखे एफआईज की खरीदारी के क्वालिटी वाइज। तो एफआईज की खरीदारी बरकरार है। तकनीकी तौर पर बाजार करेक्शन पूरा करके मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। लाइफ टाइम हाई पर क्लोज दे रहे हैं। आज 7वां ट्रेडिंग सेशन है जब हम लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है। कोरोना, जॉर्जिया वगैरह जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आज कल की आई गई होती दिखेगी। तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो ध्यान में ये रखना है अपने को कि आप अपनी पोजीशन लिमिट में रखें। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
कल को अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स खराब हो तो आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और आपकी पोजीशन संभालने लायक होनी चाहिए। बस उतनी सी सावधानी रखें, यानी कि आपका स्टॉप लॉस है 14,000 का निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 31,000 का है, वो ध्यान में रखिए। और अब 31,400 कर लीजिएगा ऊपर खींचकर, और निफ्टी पर 14,000 का स्टॉप लॉस रखिए, वो आपको समझ कर चलना है। बैंक निफ्टी का टारगेट 32,000 के आसपास का बनेगा, निफ्टी का टारगेट 100 पॉइंट और ऊपर का 14,300 के आसपास का रखकर चल लीजिए। तो ये आपके लिए रहेगा सिंपल। जी दी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डेज हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर है। थोड़ी देर पहले अनिल जी ने आपको कहा भी था 14,200 निफ्टी पर आते हुए दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ और अब 32,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनिल जी की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन थी और वहां पर भी हमने देखा टारगेट्स, पहला टारगेट अचीव होते हुए दिखा है और अनिल जी आपको कह रहे हैं कि आने वाले टारगेट्स लिए होल्ड करें। एक बार देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट पर क्या सलाह दी गई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर 37 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और करिए खरीदारी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो आइडिया के लिए प्रोविजनिंग की है वो आपको जैसे जोड़ेगा, सोचो 3500 करोड़ वापस जुड़ इनकी करीबन मतलब ईपीएस का दुगुना है। ये आइडिया इसके लिए गेम चेंजर होगा। 39.5 पहला टारगेट है, छोटा वाला जी, ठीक है। उसके बाद 41 और 43 दो और मीडियम टारगेट है। हमारे जो टारगेट थे वो सारे हासिल होते हुए दिख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो कल हमने टारगेट दिए 39.50 दूसरा टारगेट है, 41 और 43 दो और टारगेट है, जिसके लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो एकदम सटीक स्ट्रैटेजी रही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। कल रेकमेंड किया था, आज टारगेट्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं। भरपूर एक्शन है बाजार में और अब नया ट्रिगर आने वाला है अर्निंग्स की तरफ से। चोपड़ा साहब, आईटी स्टॉक्स में तो ऑलरेडी एक्शन शुरू हो गया है, अर्निंग्स के एंटिसिपेशन पर आपकी कहां पर नजर रहेगी जहां तक Q3 अर्निंग्स का सवाल है? देखिए, मुझे लगता है कि जो इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज हैं, जो हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इसमें तेजी देखने को मिलेगी। मैंने एलएनटी के एडवांस टैक्स नंबर्स देखे, तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स के सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने रिकॉर्ड डिसबर्सल्स किए हैं, तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा करेंगी। इसके अलावा अगर अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था मैरिको की कि इनका डबल डिजिट ग्रोथ आया है ड्यूरिंग ऑल दिस लास्ट 2-3 मंथ्स। तो जो कंपनीज लाइक नेस्ले, मैरिको, डाबर, ये कंपनीज बहुत अच्छा नंबर पोस्ट करेंगी और मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस में जो दिग्गज हैं उन सभी में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो आईटी और फार्मा फॉलोड बाय जो एफएमसीजी सेक्टर की जो दिग्गज कंपनीज हैं, अगेन फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स स्पेस, और मुझे लगता है हाउसिंग कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये दोनों ही अच्छा पोस्ट करेंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर मेरी नजर रहेगी अर्निंग्स को लेके, और मेरी एक्सपेक्टेशन है इस बार अर्निंग्स हम सबको सरप्राइज करेंगे। बिल्कुल, अर्निंग्स हम सबको इस बार सरप्राइज कर सकती हैं। आईटी में तो ऑलरेडी एक्शन शुरू हो गया है, पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स भरपूर तेजी में, और आज भी आप देखें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन आईटी की तरफ से आते हुए दिख रहा है, जो ऑफ कोर्स इंडेक्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो भरपूर एक्शन क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज आपको बढ़िया मूव्स दिखाई हैं। पीवीआर एक बार फिर यहाँ पर भी आप अब क्लोजिंग में एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो ये एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। लुपिन पर भी फ्रेश खरीदारी इस समय आती हुई दिख रही है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक आया है इस समय, और 3,000 के ऊपर एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। नजर रखिए इन सभी काउंटर्स पर, आज एक अच्छी तेजी का माहौल रहा है। गेल, वागले साहब एक फाइनल कॉल जरा गेल पे दे दें, क्योंकि सुबह से एक्शन में रहा है, आज तो खबरों के दम पर भी उछाल था। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है गेल में तो क्या करके जाना चाहिए वागले साहब? दीपांशु, हाईएस्ट पॉइंट पे गेल क्लोज हो रहा है, मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखता है। इनफैक्ट मुझे तो स्ट्रेंथ दिखती है। 134, 135 तक ये मूव कंटिन्यू हो सकती है, और ये 134, 135 के लेवल शायद आपको कल ही मिल सकते हैं। तो 127 के सरप्लस से 135 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए गेल। होल्ड करें स्टॉक को। और जब से हमने जी बिजनेस पर आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर दी थी इस काउंटर पर और बड़े डेवलपमेंट्स का इंतजार था, 90 के आसपास हमने आपको बताया था, तब से देखिए एक जबरदस्त एक्शन गेल में आता हुआ दिख रहा है। पर जबरदस्त एक्शन रहा है आज बाजार में। कई सारे स्टॉक्स फ्रेश हाई पर एक बार फिर से आते हुए दिखे हैं और निफ्टी पहली बार 14,200 के ऊपर गया है। अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग होती है तो पहली बार आप 14,200 के ऊपर क्लोजिंग भी दिख रहे हैं। कल भी डेज हाई पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी, आज भी डेज हाई की तरफ ही क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक आज का स्टार विनर 6.5% के उछाल के साथ बड़ा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी की तरफ से 3% की तेजी। टीसीएस एक और दिग्गज जिसने आज पार्टिसिपेट करा है और एचयूएल जिसके दम पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी नए हाई पर आते हुए दिखा है। इन्फोसिस यहां पर भी थोड़ी खरीदारी रही। विप्रो एक्शन में रहा। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, नेस्ले, गेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स और साथ ही एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, इन सभी स्टॉक से बढ़िया पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा। आज थोड़ी ब्रेथ दोनों तरफ की थी। कुछ स्टॉक्स जहां पर मुनाफा वसूली हुई, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एमएनएम, आईओसी, बीपीसीएल और एसबीआई लाइफ। हालांकि ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। टॉप लूजर ओएनजीसी सिर्फ 2% ही फिसला है आज के कारोबार में। पर आज का बिग विनर जो रहा है वो है इन्फो एज। लगभग 15% की तेजी आज आपने इन्फो एज पर आती हुई दिखी है। 5500 के ऊपर ये स्टॉक गया है। इंडसइंड टावर्स, यहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। लगातार 5% की तेजी आज आती हुई दिखी है। आरबीएल बैंक, यहां पर आपने देखा 5% का उछाल 250 के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज इसी सीरीज में वायदा कारोबार में इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां पर भी 4% का उछाल। मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, यहां पर नजर देखिए। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी, एक्सक्लूसिवली इन्होंने बात करी न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। 4% की तेजी लगभग 400 की तरफ पहुंचता हुआ। एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हाउसिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनर्जी की कॉल, आईजीएल, एचडीएफसी लाइफ, फेडरल बैंक, विप्रो, बर्जर पेंट्स और टाटा पावर कुछ और ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर भरपूर एक्शन आपने देखा है। थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। जहां तक सेल का सवाल है, शायद कल वायदा कारोबार के बैन में आ सकता है। पीरामल एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे। नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बीएचईएल जहां पर 11 लाख शेयर्स की बड़ी डील हुई है। जेएसपीएल, डीएलएफ, वोल्टास और इंडिया बुल्स हाउसिंग जिसने आज की फाइनेंशियल्स की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। पहली बार 3000 के पार एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, यहां पर नजर रखिए। टाटा एलेक्सी, यहां पर लगातार तेजी है। अच्छा उछाल 900 के पार आपको एसबीआई कार्ड्स क्लोजिंग की दे रहा है। और प्रिज्म जॉनसन जहां पर 2% की इक्विटी का आज सौदा होते हुए दिखा है, वो भी एक स्टॉक है जो कैश मार्केट से काफी एक्टिव रहा। अनिल जी, 14,200 के जस्ट नीचे, जस्ट उसी लेवल पर प्रोविजनल क्लोजिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं सर, बट भरपूर एक्शन आज के मार्केट में और एक बार फिर से डेज हाई पर क्लोजिंग होती हुई सर। दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं और एकदम 14,200 पर जाकर बंद हुआ है निफ्टी 63 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी 500 अंकों के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा है, तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो खैर था ही, लेकिन जिस तरह से 350-400 पॉइंट की और रात को 700 पॉइंट की गिरावट देखकर जिन लोगों को तनाव हुआ, उनका तनाव जरूर आज दूर हुआ होगा। तो अमेरिका की कमजोरी के बावजूद, ब्रिटेन में लॉकडाउन के बावजूद भारतीय बाजार संभल कर दिन के हाई पॉइंट पर लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड बनाकर बंद होने में रहे कामयाब। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए सामने रख दें। और इस साल अगर आप कोई भी नई लग्जरियस कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज शाम का शो ज़रूर देखिएगा। हमारा ऑटो शो जो अवार्ड विनिंग शो है, बेस्ट ऑटो शो का अवार्ड जिसे मिला है वो है जिग्निशन। और भारत में लॉन्च हो चुकी है एक कार, उसका नाम है 2021 ऑडी A4, जिसकी टेस्ट ड्राइव आज आप हमारे साथ कर सकते हैं शाम 4 बजे। और साथ ही ऑडी इंडिया के बलबीर सिंह ढिल्लों साहब से हम बातचीत करेंगे। अच्छा, एक मिनट, इससे याद आया, ये कार तो लग्जरियस, किसी के पास है, आपके पास, आप में से किसी के पास ये गाड़ी? तो किसी के पास नहीं, लेकिन खरीदने का मन तो हो गई। चलिए बंसल जी, इसको कैसे बोला? कोई ऑडी बोलता है, कोई ऑडी बोलता है, कहीं कुछ, मतलब अपने अपने हिसाब से। आप कैसे बोलते हैं इसको? अनिल जी देखिए, पंजाब में तो इसको 3 छल्ले बोलते हैं अनिल जी। जिस गाड़ी में 3 छल्ले बने हुए हैं उसे ऑडी ऑडी बोलता हूँ अनिल जी मैं तो। और गुजरात में भी ऐसे ही बोलते हैं। गुजरात का जरा विशेष बताइए, गुजरात में क्या बोलते हैं इसको? जी गुजरात में बोलना है ना है, लेकिन लोगों के पास होती डेफिनेटली वो आवड़ी बोलते हैं। आवड़ी गाड़ी से, मतलब बॉडी को आवड़ी बोलते हैं। जैसे 3 छल्ले बोला था, वैसे गुजरात में इसका नाम है 4 बंगड़ी। बंगड़ी मतलब चूड़ी होती है, चूड़ी।
तो वो चूड़ी जैसी, तो बोले 4 बंगड़ी वाली गाड़ी है हमारे पास में, तो उसका वो ये ऑडी नाम बहुत मुश्किल है। दीप, इसका सही नाम सबको बता दो एक बार, तो लाइफ में कंफ्यूजन हो जाए कि बोलना कैसे है, फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कैसे बोलना है। अनिल जी, ये तो गुगली वाला ही नाम है सर, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन है, ऑडी बोलते हैं वैसे तो सर। ऑडी, अच्छा हाँ, जय भी कुछ कह रहे हैं, जय बताइए। अनिल जी, मैं तो वही बता रहा था, आप जो कह रहे थे ना कि गुजरात में 4 बंगड़ी वाली गाड़ी बोलते हैं, और उस पर तो गाना भी निकल चुका है अनिल जी, गुजराती एक गाना है। अच्छा, रियली, क्या बात है, वाह। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप में से किसी को एक गिफ्ट करूं, अगर आप नाम सही बोल पाए तो। भाई को ऑडी गिफ्ट करती है। हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था कि हमारे पैनलिस्ट में से जो भी सही नाम इसका बोल देंगे उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अफसोस आप लोग कोई बोल नहीं पाए, तो ठीक है चलिए। लेकिन अगर अब भी आपका खुद का गिफ्ट के अलावा खरीद कर गाड़ी चलाने का इरादा है तो ये ऑडी 3 छल्ले वाली और 4 बंगड़ी वाली गाड़ी शाम 4:26 पर ये शो मिस मत कीजिएगा। देखिएगा हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक नई क्रूज़र बाइक भी आई है। ये विश्वेश जी आपके काम के लाइफ में, विश्वेश जी आप भी अपग्रेड करो, कब तक साइकिल ही चलाते रहोगे। आपके लिए बाइक आई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और इसका नाम है मेटियोर 350, ऐसा ही होगा नाम, कुछ इसी तरह का नाम है। तो ये भी, तो बाइक वाइक लेने का इरादा रखते हैं विश्वेश जी? अच्छा, विश्वेश जी की आवाज़ नहीं आ रही, विश्वेश जी शायद म्यूट हो गए। तो चलिए, ये एक मैं सोच रहा था कि हार्ली डेविडसन बाय करूं, और इनफैक्ट मैं BMW X1 भी कंसिडर कर रहा था, लेकिन जब मैंने सोचा उसी वक्त हार्ली डेविडसन ने अपना इंडिया ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया, तो पता नहीं अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी कंफ्यूज हूँ बिटवीन दी रॉयल एनफील्ड और इनफैक्ट जावा की बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार जैन साहब को सुन रहा था, जिस हिसाब से जैन साहब ने जावा के बारे में कहा था, जावा बाइक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट मेरे हिसाब से उनका इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। तो फिलहाल कंफ्यूज हूँ हार्ली डेविडसन और जावा के बीच। तो कौन सी बाइक हार्ली डेविडसन लेने वाले थे और वो बंदी हो गई? गजब है। ये तो वैसा हाल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे जो सोचते हैं कि बस ये शेयर ले लूँ, और जैसे वो शेयर लेते हैं उसके बाद उस शेयर की तेजी खत्म हो जाती है, वहीं का वहीं टॉप बन जाता है, बाद में भाव ही नहीं आता है। कुणाल जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे? अनिल जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए आजकल बाइक और ये गाड़ी खरीद के अनिल जी कोई फायदा नहीं है, चलाने का अवसर तो मिलता नहीं है। तो इससे बेहतर अनिल जी क्या है, सारे पैनलिस्ट मिलकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं। हाँ। जिसको जब जरूरत होगी अनिल जी वो चला लेगा। टाइम शेयर, गाड़ी का टाइम शेयर अनिल जी। आइडिया तो बुरा नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बात ये है, एनवायरमेंट फ्रेंडली आइडिया है आप, वाह। तो चलिए, कुणाल जी गाड़ी खरीदेंगे, हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। कुणाल जी, हम आपका आइडिया का पूरा समर्थन करते हैं, तन और मन से। धन आप लगा लीजिए गाड़ी खरीदने के लिए, बाकी तन और मन से हम पूरा समर्थन करेंगे और गाड़ी चलाएंगे भी। और मुंबई में ना खरीद पाए, दिल्ली में कर रहे हैं, चोपड़ा साहब, बंसल जी, आशु मदान साहब, हमारे नितिन जी, सब लोग उसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। लेकिन जिग्निशन का ये शो मिस मत कीजिए। अगर आप गाड़ी और बाइक्स के शौकीन हैं, खरीदने का मन बना रहे हैं, नहीं भी बना रहे तो भी देख लीजिए, हो सकता है मन बन जाए खरीदने का। शो देखने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि अब तो ले लेनी चाहिए। आइए बढ़ते आगे और शाम के 6 बजे के शो की तरफ, और ये शो तो वैक्सीनेशन पर ही है। वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है हमारे यहाँ पर, और लोग मान रहे हैं कि बस वैक्सीनेशन होते ही, यानी टीका लगा, कोरोना दी एंड, और एक बार फिर से सब आराम से चैन की हवा में सांस ले पाएंगे। और अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है, आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटेन का जो नए तरह का कोरोना, जिसे आप स्ट्रेन कह दें या वेरिएंट कह दें, हम इसको आसान भाषा में कह रहे हैं, नए तरह का कोरोना वायरस ये आ चुका है, तेज़ी से फैल रहा है। और ब्रिटेन में तो अब रोज़ 50,000 से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर तो लॉकडाउन भी हो चुका है, बड़ा सख्त लॉकडाउन ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में लगा है। अब आपको, हमें सबको मिलकर कौन सी है वो सारी गलतियाँ जो नहीं करनी है, जो ब्रिटेन में हुई है, हमारे यहाँ इसका कितना कहर हो सकता है, कैसे सावधानी रखनी है, लॉकडाउन ना लगे इसके लिए क्या कुछ करना है, हमें अपने लेवल पर एहतियात क्या बरतनी है, इन्हीं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, रिसर्चर, नेशनल हेल्थ सर्विस UK एंड मेंबर, रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन लंदन से जुड़ेंगे हमारे साथ, ताकि वो वहाँ का पूरा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। डॉक्टर राहुल पंडित साहब होंगे, जो हमारे अपने यहाँ के महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि वहाँ से क्या समझना है और यहाँ क्या करना है। इन दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। आप भी अपने सुझाव, विचार, सवाल जो भी हो आपके मन में भेजिए,
हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, इसका करें इस्तेमाल। शाम 6 बजे का ये है स्पेशल शो, नया स्ट्रेन कहां चूका ब्रिटेन। ये है हमारे शो का नाम भी अच्छा है, नया स्ट्रेन कहां चूका ब्रिटेन। तो ये है हमारा सारा का सारा शाम का एक्शन, और कुछ और एक्शन जो इक्विटी मार्केट के बाहर का भी है वो भी हमारे मृत्युंजय बताने को तैयार है। मैं इन सबको धन्यवाद करूं। उससे पहले मृत्युंजय, सोना चांदी की बड़ी तेजी हो रही, जबरदस्त सर। क्यों? बस बिल्कुल वही जो नया लॉकडाउन लगा है ब्रिटेन में, अच्छा। उसके बाद फिर से बड़ी इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में लौट आई है। और सर सबसे दिलचस्प ये है कि मुझे याद है कि 31 दिसंबर 2019 को उस समय कोरोना नहीं आया था, तो हम स्टूडियो में शो कर रहे थे और आपने पूछा था कि क्या शो का नाम दिया है। हाँ। और हमने कहा था कि 2020 का जो हमारा शो का नाम था हैप्पी गोल्डन ईयर। यस, और सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे और सबने बहुत ही मजबूती के साथ कहा था कि 50,000 के ऊपर गोल्ड जाएगा। 28% का रिटर्न 2020 में मिला है लोगों को, जिन लोगों ने जी बिजनेस देखकर गोल्ड में पैसा क्या लगाया। बात है, क्या बात। तो बेहतरीन तेजी गोल्ड में होती हुई दिख रही है। फिलहाल हम हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा ले लें। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, नितिन जी, जय ठक्कर साहब और विश्वेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।